बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज आपसे बात करूँगी खुशी की। वैसे तो हम खुशी की या खुश रहने की अक्सर बातचीत करते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई खुश होने के या खुश रहने के हमारे पास मौके नहीं क्रिएट होते, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, या हम खुश तो रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह पाते। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि क्या हमने कोई ऐसा एफर्ट किया है कि हम किसी और को खुशी दें या खुश होने का मौका दें? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायनामिक है। होता ये है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये चीज़ मिले, मुझे खुश होने का मौका मिले, मुझे लोग खुशियाँ प्रोवाइड करें। हमें हमेशा अपनी ज़ात की पड़ी होती है, हमें दूसरे की टेंशन नहीं होती। हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है कि हम किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली या इमोशनली या किसी भी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए बड़े कम एफर्ट्स करते हैं। हम नौकरियां ऐसे करते हैं कि जैसे हमने मगरों लानी होती है। हम अपने ताल्लुक ऐसे मेंटेन करते हैं लोगों के साथ कि बस यार जितना भुगतना है भुगत लें। यानी कि अगर रिश्तेदारों को भी मिलने के लिए जाना है तो घर पे एक तमाशा चल रहा था कि आए हाय जाना पड़ गया है, पता नहीं क्या। आप दूसरों की खुशियों में शामिल होना ज़रूरी नहीं समझते या दूसरों की खुशियों में शामिल होते हुए कतराते हैं या आपको इरिटेशन होती है, लेकिन फिर ये सवाल करते हैं कि मेरी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं और मेरी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी क्यों नहीं है। अगर आप नेचर या दुनिया के या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखें तो सोचने की बात है। एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन क्या हम दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करते हैं? जो आप यूनिवर्स में, दुनिया में भेजेंगे, एनर्जी, एफर्ट्स, जो भी, वो घूम के मुड़ के आपके पास वापस आएगा। यानी कि अगर आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे, उनके साथ लाड प्यार करेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, तो आपके साथ भी लोग अपनी खुशियाँ बांटेंगे। और खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। सो अल्टीमेटली क्या हम दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के एफर्ट करते हैं? अब आप कहेंगे कि आजकल अपने हालात इतने ख़राब हैं, अपने फाइनेंसेस इतने ख़राब हैं, ये बड़ा ख़राब है, वो बड़ा ख़राब है, तो भाई दूसरों की हम किस तरह टेंशन लें? सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनसे किसी के मुंह पे नाराज़गी या गिले के बजाय आप एक मुस्कुराहट ला सकते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ। आप जाते हैं किसी को मिलने के लिए, ठीक है, आप किसी के घर जाते हैं और आपके मुंह से पहली चीजें निकलती है, हाय इतनी मोटी हो गई हो। बड़े लोगों ने ये कहा है, बड़े लोग आज भी कहते हैं, या हाय तुम्हारे रंग को क्या हो गया, छैयां पड़ गई हैं तुम्हारे मुंह पे, आए हाय तुम्हारे तो बाल बिल्कुल जल गए हैं। अब ये ना तो किसी को खुश कहने वाली बातें हैं, करने वाली बातें हैं, और ना ही इससे किसी इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आनी है। हम बड़ी दफ़ा ऐसा करते हैं, किसी सोशल इवेंट पे गए, किसी आउटिंग पे गए, किसी ऐसी जगह पे गए और वहाँ पे किसी को मिलते ही पहली चीज़ आपके मुंह से कोई नास्टी बात निकली। अब इसी चीज़ को फ्लिप कर लें, किसी को मिलते ही अगर आप घूम के कहें कितनी अच्छी लग रही हो, या माशाल्लाह कपड़े कितने सूट कर रहे हैं, या यू आर लुकिंग सो नाइस टुडे, या हाय घर कितना खूबसूरत लग रहा है आपका। हम ये बातें क्यों नहीं कहते? हमारे मुंह से हमेशा तनकीद या नेगेटिव बात क्यों निकलती है? ये सोचने की बात है। आप अगर बाहर की दुनिया में जाएं तो आप अक्सर नोटिस करेंगे कि लोग इस तरह की बातचीत में नहीं इन्वॉल्व होते, वो पढ़ते ही नहीं इस तरह की बातों में, वो किसी अच्छी चीज़ पे कमेंट कर देंगे या कमेंट करेंगे ही नहीं। देखिए अक्लमंदी तो इसी बात में है ना कि अगर आपके मुंह से अच्छी बात नहीं निकल रही तो फिर चुप रहे, बुरी बात निकालने से तो 100 गुना बेहतर है। बहुत से लोग गुफ्तगू करने का ये बेस बना देते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक खातून से मेरी मुलाकात हुई कुछ ही दिन पहले पार्लर में, तो वहाँ पे मैं बैठी हुई थी चुप करके अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करा रही थी। तो वो खातून आई मेरे पास, कहती है आप जुग्गन है? मैंने कहा जी। कहती है स्क्रीन पे तो आप इतनी एजेड लगती हैं, बट वैसे तो आप देखने में ठीक है। मेरा जितनी मेरी उस वक्त एक कतरा भी अगर मेरे जिंदगी में रूह में खुशी थी वो बर्बाद ही हो गई ना। अब देखिए सोचने की बात है, वो अपनी तरफ से शायद कॉम्प्लीमेंट दे रही थी कि भाई आप दिखने में तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, स्क्रीन पे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरा सारा वक्त ही स्क्रीन पे गुजरता है, मेरी मुलाकात ही आप लोगों से स्क्रीन पे होती है।
तो कोई बंदा मुझे ये कहे कि आप तो स्क्रीन पे बड़ी एजड लगती हैं, बड़ी हेल्दी सी लगती हैं, यानी कि मोटी लगती हैं, तो ये चीज़ कोई मुझे अच्छा तो नहीं महसूस कराएगी। भाई आप ये भी तो कह सकते हैं कि जुगन आप जुगन काजिम हैं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इस तरह की भी तो कोई बात हो सकती है, या आप जनरली किसी मेरे प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर लोग करते हैं, मुलाकात करते हैं तो आके कहते हैं आपको कोई देखा हुआ है। अब मैं क्या आगे इस चीज़ का जवाब दूँ? कहूँगी जी जी आपने टीवी पे देखा होगा, मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ, या मैं मेरे सोशल मीडिया पे आपने मुझे देखा होगा। मतलब बंदा क्या बोले? सो द फैक्ट इज़ अगर किसी को अप्रोच करें तो अच्छी बात के साथ अप्रोच करें तो ज़्यादा मेरे ख्याल से मुनासिब बात रहती है। देखिए, खुशी किसी को, मतलब आपका एक अच्छा टाइम गुजरेगा या बुरा टाइम गुजरेगा, ये इसी चीज़ से डिफाइन हो जाता है कि आपकी पहली जो इंटरेक्शन है किसी के साथ क्या है। अगर पहली इंटरेक्शन में ही अगला आपको कह रहा है कि जी तुम्हारी नाक टेढ़ी लग रही है, तुम्हारे बाल अजीब लग रहे हैं, तुम्हारे स्किन वियर्ड हुई हुई है, तुम्हारा वेट बढ़ा हुआ है, आए हाय तुमने कपड़े क्या पहने हुए हैं, ओ ये तुमने सूट पिछले हफ्ते नहीं पहना था फलां चीज़ पे, इस तरह की चीज़ें कहने से और करने से सिर्फ लोगों का दिल दुखता है। एक बात हो गई। अच्छा, एक और खुशियाँ बांटने का बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमसाए हैं आपके, नेबर्स हैं आपके, जानने वाले हैं, 100 लोग हैं। कभी आपको पता चले कि कोई मतलब किसी तकलीफ़ में है, किसी बीमारी में है, यखनी बना के भेज दी, खिचड़ी और कुछ ऐसी चीज़ बना के दे दी, किसी के घर में कोई अच्छा ओकेजन आया है, आपने खुद कोई केक या कोई बेकिंग करके भेज दी, खुद ले गए, लेकिन मुंह से जो बात निकालें और जो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सबसे पहले अच्छा या बुरा तो इसी चीज़ से डिफ़ाइन होता है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि हम खुश हों और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जेन्युइनली व्यूअर्स, ये मैं आपको आजमाई हुई बात बता रही हूँ, ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके देखा है। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, दूसरों के साथ पॉजिटिव तरीके से चलते हैं, तो आपकी अपनी ज़ात के साथ भी अच्छा होता है। तो जिन खुशियों के पीछे हम भाग रहे होते हैं, जिनकी तलाश में हम निकले हुए होते हैं कि कहीं से हमें अच्छी चीज़ें मिल जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, ये आप अपनी बिहेवियर से ही अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ सकते हैं। देखिए, व्हाट कम्स अराउंड गोज़ अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहोगे, खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, लोगों के लिए खुशियाँ, आसानियाँ पैदा करोगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, ऐसे वसीले क्रिएट कर देगा जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आएंगे। सो खुश रहने का कोई बहुत बड़ा टोटका नहीं है, खुश रहने की कोई बहुत बड़ी स्कीम नहीं है, इसका बड़ा सिंपल तरीका है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, किसी से मुलाकात करो तो उसकी अंदर कोई बुरी चीज़ ढूंढने के बजाय, उसमें नुक्स ढूंढने के बजाय उनकी किसी अच्छी चीज़ को पिकअप करो। देखिए, किसी से भी अगर आपका इंटरेक्शन है, मिलना जुलना है, तो आप इसलिए उसे मिल रहे हैं ना क्योंकि आपका उनके साथ ताल्लुक है या कोई लाड, ये कोई तो चीज़ आपको उसकी अच्छी लगती होगी। भाई और कुछ नहीं अच्छा लग रहा, कह दो यार तुम्हारी आईब्रोज बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, मैं वैसे कह रही हूँ, ये यार तुमने परफ्यूम बहुत अच्छा लगाया हुआ है, या मेल की ड्रेसिंग, मेल ने अच्छे कपड़े पहने हुए कि जी यू लुकिंग वेरी हैंडसम, ये कपड़े आपको बड़े सूट करें। भाई बंदे का इतना अच्छा पॉजिटिव मूड हो जाता है। हम सबसे पहले लोगों से मिल के उनकी तनकीद करते हैं और तनकीद में उनकी अपीयरेंस पे, उस चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं जिसके बारे में उस वक्त या वैसे भी इंसान कुछ कर नहीं सकता। भाई अगर एक खातून के मुंह पे छाइयाँ पड़ गई, उसको कहना तुम्हारे मुंह पे छाइयाँ पड़ी हैं, तो उसकी छाइयाँ चली तो नहीं जानी, उसका दिल ही दुखना है। आपके पास अगर कोई टिप है तो बड़े तरीके से सेंसिटिव अंदाज में उनको बताएं कि ये जो तुम्हारे मुंह पे निशान है ना, मैंने एक चीज़ ट्राई की थी, तुम भी ये ट्राई कर सकती हो। अव्वल तो इस तरह के भी मतलब ना, अगर कोई पूछे तो ज़रूर बताएं। सो बड़ी दफ़ा लोग ना वैसे ही दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनके दुखों में और परेशानियों में इजाफा नहीं करना। अच्छी बात करके, पॉजिटिव बात करके अगले का मूड अच्छा करें, अगले को पॉजिटिव नोट में आगे लेके चलें। मैं हमेशा अपना एग्जांपल देती हूँ अपने घर पे अपने स्टाफ को कि तुम लोगों को बच्चों नहीं पता कि मेरा बाहर क्या काम है, क्या नहीं है, मेरा कितने लोगों से इंटरेक्शन है, कितना सिर खपा के मैं घर आती हूँ। सो प्लीज़ मुझे अच्छे मूड में, पॉजिटिव मूड में घर से भेजा करो ताकि मैं जब मॉर्निंग शो पे आऊँ तो अच्छा फ्रेम ऑफ माइंड हो। देखिए व्यूअर, ज़िंदगी में जो डिज़ास्टर्स या ऊंच नीच आती हैं, सुख दुख आते हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें अपने कंट्रोल में है, एक अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ घर से निकलना, बच्चों को अच्छे पॉजिटिव माइंड में घर से भेजना स्कूल ताकि वो अच्छे से अटेंड करें, ना कि आप सुबह उठते ही डांटें, थप्पड़, बिस्तियाँ कि बच्चे स्कूल जाने से ही उनकी जान जानी शुरू हो जाए। खुशी बड़े आराम से आप किसी की ज़िंदगी में ला सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करके। सबसे पहले तो अच्छा बोलना सीखें। आइए बढ़ते हैं
शेफ आमना इलियास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? भाई आप तो ग्रीट ही मुस्कुराहट के साथ करती हैं, बिल्कुल, और फिर इतने प्यारी प्यारी बातें करके हमारा दिल भी बहलाती हैं। इतने पॉजिटिव नोट पे सुबह सुबह इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपसे आती है, और वो इतनी एक वाइब्स हम लोग जब शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली वो पूरा दिन ही आपका अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। एंड यही है कि सब, दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू, अ स्माइल, एक अच्छा कोई भी कॉम्प्लीमेंट। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला है खुशी का। देखो स्क्रीन पे जब आपने आना होता है, जब आप आए थे पहली दफ़ा हमारे पास पीटीवी पे ऑन है, आपको सबसे पहली बात क्या समझाई गई थी कि प्लेजेंट फेस के साथ मुस्कुराते हुए अच्छे से नोट पे लोगों को ग्रीट करना है। सुबह का टाइम है भाई, कोई भी टाइम हो, रात को बिल्कुल सोने से पहले भी मुस्कुराते हुए सोएं और जागे भी मुस्कुराते हुए। और यार देखो, कोई बंदा अपने घर में कितना परेशान बैठा है। बिल्कुल वैसे ही आप किस एनवायरनमेंट से आ रहे हो, सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अब उसमें हम लोग एक दूसरे को एक अच्छे वर्ड्स दे सकते हैं, अच्छा टाइम दे सकते हैं, दैट्स इट। अब देखिए ना, मैं जब कोई एंकर आता है मेरे पास और कहता है कि आप ही थोड़ा सा गाइड कर दें, मैं हमेशा कहती हूँ कि यार ये जो मोटी आंटियां हैं, ये जो गिट्ठे लोग हैं, ये जो काला रंग है, ये तो इस तरह की बातें आपने नहीं कहनी। अगर आप कोई बात समझा भी रहे हैं तो हो सकता है कि कोई इंसान जो स्क्रीन पे देख रहा हो, आप किसी को मोटी आंटी कहें तो किसी का वजन बढ़ा हुआ है या किसी वजह से वो हैवियर साइड पे है, वो बंदा ये बात सुने तो सबसे पहले वो बात जाके उसको चुभे। तो अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करना पड़ता है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पे भी मैं अक्सर यंग लोगों को कहती हूँ कि बेटा अब आप सारे एक तरह से ऑन स्क्रीन है, सोच समझ के बात करें, लोगों के दिल ना दुखाएं, अच्छे से मुलाकात करें, प्यारी प्यारी बातें करें, पॉजिटिव नोट पे। देखिए अगर आपने नेगेटिव होके ही वायरल होना है तो इससे बेहतर है कि आपको कोई ना ही जाने तो बेहतर है, राइट? बिल्कुल इस तरह ही। सो आज हम किचन में क्या बना? जी, आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। उसके लिए हमें चाहिए होगा, सबसे पहले हम लोग तेल ले लेंगे, वो हमें चाहिए होगा आधा कप, इलायची लेंगे 2 अदद, दालचीनी है इसमें 1 अदद ले लेंगे, काली मिर्च 2 से 3 अदद लेंगे, प्याज लेंगे 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, टमाटर लेंगे 3 अदद, सुरख मिर्च पाउडर है 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच है, हल्दी पाउडर है 1 चाय का चम्मच, नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच है, चिकन स्टॉक या चिकन क्यूब 1 अदद ले लेंगे, दही 1/4 कप है, कीमा आधा किलो है, कसूरी मेथी आधा खाने का चम्मच ले रहे हैं, आलू 4 अदद हैं, पानी 2 कप चाहिए होगा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, और अदरक और हरा धनिया हम गार्निशिंग के लिए इसमें यूज़ करेंगे। भाई आलू कीमा तो हर किसी का ही फेवरेट बहुत, बिल्कुल बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। बच्चे बड़े कीमा मिल जाए, रोटी मिल जाए, अच्छी सी तंदूरी रोटी मिल जाए या घर का छोटा सा फुल्का मिल जाए और साथ में थोड़ा सा अचार, रायता, सैलेड, आहा बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाता है। और वही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। ऑयल में हम लोग प्याज हल्का सा फ्राई कर लेंगे एंड देन उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, उसके बाद हम लोग इसमें कीमा डाल देंगे और साथ आप अपनी सीजनिंग ऐड कर देंगे उसको। जब कीमा आपका ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने चिकन का कीमा लिया, आप बीफ का जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। जब आपका कीमा ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा देन मैंने इसमें आलू जो काटे हुए हैं क्यूब्स में काट लेंगे, आलू डाल देंगे, पानी डाल देंगे, इसको दम पे रख देंगे जब तक आलू टेंडर हो जाते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। अब आपके ऊपर है, आपने बिल्कुल उसको ड्राई करना है या थोड़ा सा शोरबे वाला रखना है, तो जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा एंड देन आपका आलू कीमा रेडी हो गया। रोटी के साथ लें, फुल्के के साथ, जैसे भी आपको पसंद है। बिल्कुल सही। और आलू कीमे के बारे में इतना ज़रूर बताऊंगी व्यूअर्स, कीमा जब भी बनाएं प्लीज़ अगर मटन और बीफ का बना रहे हैं ना, अच्छे से उसको भूनें और अदरक लहसुन ज़रूर इस्तेमाल करें जब आप भून रहे होते हैं, क्योंकि होता यह है कि बड़ा ही मज़े का आलू कीमा बना होता है लेकिन वो जो हीक आ रही होती है, वो जो एक स्मेल होती है स्पेशली जब मटन या बीफ ना, तो अच्छे से कीमे को भूनना है। चिकन का तो आपको पता है, आपने थोड़ा सा कुक करते हैं तो वो उसका पानी भी ड्राई हो जाता है और वो हो जाता है, तो मसाले जात डाल के उसको एक दफ़ा भून लें अच्छे से तब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, देन आपका वो डन नहीं हुआ आपका। एंड देन ऑफ कोर्स आलू भी चेक करें, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है मज़े का आलू कीमा बना हुआ आलू कच्चे नहीं है, बिल्कुल वो टेस्ट नहीं उसका होता। सो प्रॉपर बना के उसको फिर सर्व करें, दैट्स इट। सो दोज आर आवर रेसिपी, दैट इज़ आवर रेसिपी फॉर टुडे। आलू कीमा सबका फेवरेट, भाई बड़े अरसे से नहीं खाया, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और इसी रेसिपी के अंदर आप शिमला मिर्च डाल दें आलू की जगह जी, इसी में आप मटर डाल दें, आलू गोभी गोभी कीमा बड़ा मज़े का बनता है, टिंडे भी डाल सकते हैं आप, शलजम कीमा भी बड़ा मज़े का बनता है। सो मूंगरे, कुछ भी आप कोई भी वेजिटेबल डाल के बना सकते हैं। सो जिनके घर में बच्चे गोश्त नहीं सही तरीके से खाते, कीमे का ऑप्शन ज़रूर ट्राई करें। मेरा हसन जो है वो बिल्कुल भी मीट उस तरह से नहीं खाता, बोटियाँ, तो उसको मैं कीमा खिलाती हूँ। अब खिलाना तो है ना, बार बार कन्विंस करती रहती हूँ इस तरह करके कि भाई चलो ये खा लो, या कुछ चिकन का पीस बना दिया, कुछ कर दिया, नहीं खाता तो एटलीस्ट ये ऑप्शन तो हमारे पास होता है।
आज बनाएंगे आलू कीमा इन द किचन और ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानवरों की बात करेंगे। जहाँ हम मुस्कुराहट और खुशियाँ फैलाने की बात करते हैं, तो जितनी खुशी एक प्यार करने वाला पेट एक इंसान को देता है, चाहे वो बिल्ली हो, डॉग हो, बर्ड हो, टर्टल हो, कोई भी जानवर हो पालतू, तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खुश रहने की और खुशियां बांटने की, तो क्या जानवर डिजर्व नहीं करते कि वो खुश रहें? चिड़ियां जब खुशी से चहचहाती हैं तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जानवर दर्द में, वो जो एक दर्दनाक पेन की आवाज निकलता है, तो कितना भी इंसान जालिम हो, आपकी रूह कांप जाती है, क्योंकि बेजुबान है ना। और अगर फॉर एग्जांपल हम बर्ड्स की बात करें, कुछ पैरट्स की जो बोल भी लेते हैं, तो एक्चुअली तो वो अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स हमें नहीं एक्सप्रेस कर पाते। हमें खुद ही ऑब्जर्व करके समझना पड़ता है कि इसको क्या चाहिए, इसको क्या तकलीफ है। तो अभी मुझे ये लगा कि बड़ा ज़रूरी टॉपिक है कि जहाँ पे हम इंसानों का ख्याल रखने की बात करते हैं, स्पेसिफिक रिश्तों के हकूक़ की बात करते हैं, तो हम चरिंद परिंद, जानवरों की, पौधों की, इनकी क्यों नहीं बात करते? तो चले इंसान के बाद नेक्स्ट ईयर की तरफ आ जाते हैं, जानवरों की बात करते हैं। किस प्लांट्स पे तो आपको पता है हम अक्सर प्रोग्राम्स करते रहते हैं। आयजा हैदर हमारे साथ है। आप एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट हैं, चेयरपर्सन पराग यानी कि पाकिस्तान एनिमल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम आयजा। वालेकुम सलाम। आयजा, वैसे तो आप ह्यूमन राइट्स पे, विमेंस राइट्स पे, ख़वातीन के हकूक़ पे बहुत काम करती हैं और भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें गाइड करती हैं, वेलनेस और हेल्थ पे आप बहुत अच्छा बोलती हैं। लेकिन जानवरों पे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आयजा जी, बात करने वाले लोग क्यों नहीं मिलते? उसके बाद में जानवर क्यों रखते हैं उसकी तरफ आऊँगी। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम है? बस मेरे ख्याल में तवज्जो नहीं है इतनी सोसाइटी की। वैसे जो बोलते हैं वो तो फिर बहुत बोलते हैं, और अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन गया। देखिए, आप हो गई, आयशा चुंडीकर हो गई, 4-6 लोग ही हैं। नहीं, लाहौर में भी बहुत हैं और अब ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत हैं, लेकिन ये है कि उनका सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा जाहिर है कि प्रेजेंस नहीं है। ACF की बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो बहुत एक बड़ी एडवोकेट है आयशा। शी इज एन एग्जांपल ना। एग्जैक्टली। बट वही चीज़ है ना कि देखिए, उन्होंने, अब शी इज ब्यूटीफुल, शी कुड हैव गॉन डाउन मॉडलिंग, एक्टिंग, व्हाटएवर। शी सेड कि नहीं, मैंने अपनी अपीयरेंस को भी अगर यूटिलाइज करना है तो इस चीज़ के लिए यूटिलाइज करना है कि मैं काम कर रही हूँ जानवरों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तो आइडेंटिटी ये बन गई ना। अदरवाइज तो वो मॉडलिंग भी करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है, बट ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक स्पोक्स पर्सन है फॉर द राइट्स ऑफ एनिमल्स। और वही चीज़ है ना कि देखिए, जानवर के बारे में पता नहीं, हम हमेशा कहते हैं कि बेज़बान के हक के लिए बोलो, तो क्या जानवर बेज़बान नहीं है? जानवर वैसे तो एक सेंस में बेज़बान है कि हमारी तरह की लैंग्वेज नहीं बोलते, लेकिन ये तो नहीं कर पाते ना अपनी। वो बहुत सारी बातें हैं जो, मतलब आप जिस तरह पेट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें वो अपनी कम्युनिकेट करते हैं अपने अपने मतलब ज़बान से नहीं, लेकिन अपने पूरे एटीट्यूड से वो बताते हैं कि भाई इस वक्त मैंने बाहर जाना है, या इस वक्त मुझे टाइम दो, या मैं खेलने के मूड में हूँ, तो वो एक्सप्रेस करते हैं। मेरे डॉग्स हमेशा कुछ ना कुछ बना के ले आते हैं कि चलो फेंको मेरे साथ खेलो। तो मुझे पता है कैच खेले। मेरी बिल्लियाँ सुबह मेरे बेड के साथ ना दोनों एंच करके बैठती खाना खिलाएं। उनका मैंने नाम लिखा हुआ है, उनका आई कॉल दैट टाइम द रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी साथ बैठी होती है ऐसे करके कि मामा खाना दो। मेरी, मैं तो उनकी मामा हूँ, चाहे आप लोगों को अच्छा लगे, अपनी डॉग्स की भी और कैट्स की भी। उन्होंने कन्वे कर दिया ना अपनी बात। अब वो ऐसे बैठी होती है। नहीं, सुबह का टाइम मामा का उठते ही है कि उन्होंने अपनी, लियो एंड टाइनी नाम है उनका, तो लियो एंड टाइनी को मैंने सुबह उनके ट्रीट्स देने हैं। अच्छा, ठीक तो है। रात को सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी ट्रीट के लिए आते हैं। तो वो मेरे बेड साइड टेबल पे तो मुझे उठाते वो हैं कि भाई अब हमारा टाइम हो गया, फौरन उठे और उठ खाना खिला। तो वो कोई टाइम नहीं है कि वो 4 बजे या 5 बजे उनका मूड बन जाए, तो वो अपनी बात तो वो कन्वे कर देते हैं। अब जो समझने वाला है वो समझ जाएगा कि क्या है। तो अगर आप इनसेंसिटिव हो जाएं, फिर आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी कि जानवर क्या कह रहा है। लेकिन पेट्स तो ऑब्वियसली आपके घर के बच्चों की तरह होते हैं, तो आप उनकी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भी समझ जाते हैं। लेकिन फिर लोग पेट्स क्यों रखते हैं? सबसे पहले तो मुझे रीजंस बताएं। आपने बड़ी दफ़ा पूछा भी होगा ना लोगों से कि फिर आपने क्यों रखा या आपने क्यों किया? रीजंस एक तो मुझे ऑब्वियसली जो सबसे बुरा रीज़न है कि मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। एग्जैक्टली, वो तो बिल्कुल हम उसको शन करते हैं कि दे आर नॉट टॉयज, वो खिलौना नहीं है
कि आप कहें जी बच्चे को अच्छा लग रहा था तो अब मैं पपी ले आया हूँ, कुछ दिन उसने खेला है, वो फेड अप हो गया तो उठा के उसको बाहर फेंक दो। टॉयज नहीं है। अगर आप एक जानवर लेते हैं अपने घर में रखने के लिए, वो आपके ख़ानदान का एक हिस्सा बनेगा। वो उसको आप ये नहीं है कि वो एक एसेसरी है कि आपने यूज़ किया और फिर साइड पे कर दिया, तो वो एक जिम्मेदारी है लाइफ लॉन्ग। अगर आप उस पेट को जब तक उसकी ज़िंदगी है, आपने उसको भरपूर केयर भी देनी है, आपने उसका ख्याल भी करना है जैसे आप अपने घर के बाकी अफराद का करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, आपने किसी को पेट गिफ्ट के तौर पे भी देना तो सबसे पहले तो सोच समझ के दें। मैं वो रख भी सकता है कि नहीं उस यार, चीज़ मैं को। बर्थडे पार्टी पे गई, आप यकीन नहीं करेंगी कि आयजा, आई वेंट टू अ बर्थडे पार्टी और बर्थडे पार्टी पे गिव अवेज जो थे वो पेट्स थे, कछुए, पेट टर्टल्स। छोटी सी उन्होंने एक बास्केट सी टाइप चीज बनाई हुई थी और उसके अंदर कछुआ रखा हुआ था पानी के साथ और छोटी सी पत्थर के साथ। वो को 20 बच्चे आए बर्थडे पे, जिनमें से एक मेरा बच्चा था। ओ भाई, मैंने नहीं रखना था टर्टल पेट उस वक्त। अब उन बच्चों में से कितनों ने वो रखा होगा और कितनों ने सब उनको घर फेंक लेके दिया गए और आधे से ज्यादा के कछुए या तो मर गए, तो दिस इज एनिमल अब्यूज। ये तो या हम कहते हैं पेरेंट्स कि ने आप ना करें। उनको कहीं दे दिया। एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, गोल्ड फिश। मछली लोग ऐसे रखते हैं घर के अंदर कि जैसे मजाक है, लोगों ने थैलियों में लटकाई होती है रोड के साइड पे। लाहौर में तो ये बड़ी कॉमन चीज है, कराची में भी मैंने देखा हुआ है, थैलियों में वो मछली लटकाई होती है। वो बेचारी मछली मरने को ही होती है, वो जब तक घर पहुंचती है वो फौत हो जाती है। ओ भाई, किस किस्म की एक हालांकि आपको पता है, कहने को ये होता है कि जी फिश जो है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती, कुत्ते बड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं। अब सारी साइंटिफिक रिसर्च है और अब तो वो लोग बनाते हैं ना वीडियोस और सारा कुछ, तो उससे कैप्चर भी हो जाता है कि इवन फिश जब आपका ओनर आता है उसके पास, तो वो आपको बिल्कुल एक वो अपने खुशी से एक्वेरियम के शीशे के पास आती हैं, आपको कम्युनिकेट करती हैं, शो क्रिएट करती हैं कि मतलब आई एम हैप्पी कि एक वो बंदा नजर आया है जो सारा दिन से कोई गया होगा। तो ये बाकायदा उनकी फीलिंग्स हैं और वो रिकग्नाइज करती हैं अपने पेट ओनर को। चलें एक और आपको वाकया बताती हूँ। मेरी, ये तो मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था। मैं एक दफा किसी के घर गई मीटिंग के लिए। मुझे डॉग्स के बार्क करने की आवाज आई, एक हल्की और एक ऊंची, और चाऊ 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 के जैसे कोई तकलीफ दे रहा है, स्ट्रेस। मेरे से बात ही ना हो। मैंने कहा जी ये डॉग्स की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए, क्योंकि मुझे लगा जैसे मेरे को रूह खींच रहे अंदर से, मुझे इतनी तकलीफ हो रही सुनते हुए। और मैं इनको देखूं कि इनको कुछ हो ही नहीं रहा। उन्होंने कहा भाई मैं ये 2 कुत्ते खरीदे लेके, किसी ने हमें गिफ्ट दिए थे बच्चों के लिए। हमारा बच्चा तो इतना, हमारी बेटी तो इतना डरती है, 3 साल की, इतना डरती है, वो रोना शुरू हो जाती है। तो वो मैं उसको दफ्तर ले आया हूँ, तो उसको दफ्तर की बेसमेंट में हमने रखा हुआ है। मैंने कहा जी आपको नहीं चाहिए? तो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा जी मैं उनके लिए घर ढूंढ लेती हूँ, आप मुझे दे दें। अल्लाह माफ़ी दे, तौबा इस्तग़फ़ार, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जब मैं बेसमेंट का दरवाज़ा उन्होंने खोला, उन्होंने कहा आप ले जाएं बेशक, लेकिन हमारे सब डरते हैं पास जाते हुए। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी स्मेल थी। अब सुन ले, अब आप ये अपनी इमेजिन करें व्यूअर्स, दरवाज़ा खोला, अंधेरे मतलब अनफिनिश्ड बेसमेंट थी, काल कोठड़ी टाइप जगह, काले अंधेरे में बंद, और डॉग्स खुले नहीं थे। लाइट ऑन की तो वो एक इतने से डिब्बे के अंदर ये 2 कुत्ते, उनका केज जैसा, उनको घुसाया हुआ था और वो चीखे मार के रो रहे थे। एक की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। उनको जब बाहर निकाला तो उनके बाल चिपके हुए। जो फ्रीस होती है एक डॉग, एक ब्रांड, एक ब्रीड होती है, इतने से 2 इतने से डब्बे में घुसाए हुए। मैं उनको मैडम लेके गई हूँ घर, डॉक्टर पे पहले लेके गई। डॉक्टर ने कहा एक तो बहुत कमजोर है, कोई गारंटी नहीं। 1-2 दिन बाद फौत हो गई जो लड़की थी, और जो मेल था उसको मैंने अपनी एक कजन को, जिसके पास इसी तरह एक फीमेल थी, उसने कहा था यार मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे याद आया, उसको पसंद है, मैंने उसको कॉल की, कराची छोड़ के आई। कराची छोड़ के कोई उसको रख ले अच्छी तरह। अब जैसे आप ये बात कर रही हो ना, एग्जैक्टली हम यही कहते हैं, आप 100 दफा पेट्स रखें, लेकिन फिर उनकी केयर करना, उनकी ग्रूमिंग करना, उनकी वैक्सीनेशन, उनको टाइम देना, उनको एक्सरसाइज के लिए जगह देना कि वो भागें दौड़ें, उनके वो जो एक ऑक्सीटोसिन होता है कि उन्होंने रिलीज करना होता है, हैप्पी हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं, वो आपने सारा करना है, तो देन यू आर एलिजिबल कि आप एक पेट रख सकें। अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि एक स्टेटस सिंबल है कि हमने कोई कुत्ता रख लिया है घर में तो हम बड़े वो बाकियों के साथ यानी लगेगा कि स्टेटस है, तो ये बिल्कुल ये एनिमल अब्यूज में आता है, ये कतई नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात देखिए, अगर आपने डॉग्स को गार्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखना है, गार्ड डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए आयज़ा जी मैं इसको बुरा नहीं कहती, क्योंकि देखिए इंसानों के भी मुख्तलिफ रोल होते हैं। बिल्कुल, हम भी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, व्हाटएवर। तो अगर आपने एक पेट को रखा है, इवन घर को गार्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से,
उसकी वैक्सीनेशन बिल्कुल होनी कराना, चाहिए। उसका रहने का प्रॉपर इंतजाम। लोग नहीं भी घर के अंदर रखते, इट्स ओके, लेकिन गर्मियों में तपती गर्मी होती है, कूलर का पंखे का इंतजाम करें। कोई ठंडी जगह होनी चाहिए, पक्की जमीन भी होनी चाहिए, कच्ची जमीन, छत पे लोग रख देते हैं गर्मी में। हमें वीडियोस आती हैं कि जी इसका कुछ करें, ये हमारे नेबर ने रख दिया है, वो सारा दिन बगैर किसी शेड के, गर्मी सर्दी बारिश, वो छत पे खड़ा हुआ है कि जी गार्ड डॉग हमने रखा हुआ है। इस तरह ये बिल्कुल एनिमल अब्यूज़ है। आप अगर रखते हैं 100 दफ़ा रखें, लेकिन वही बात प्रॉपर उसका एक आप शेड बनाएं, उसके अंदर ठंडा गर्म जो भी है माहौल, वो उसके मुताबिक उसको आप रखें, फिर आप 100 दफ़ा रखें। मतलब हमें ये हमने तो 2 बनाए हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि वो बाहर वाले हैं, कुछ अंदर वाले हैं। नहीं, हमने 2 बनाए हुए हैं कैबिन्स, इसलिए क्योंकि देखें कभी कभी तो बारिश वगैरह हुई और नॉर्मल एटमॉस्फेयर में तो जिसका जिधर डॉगी का दिल चाहता है क्योंकि वो चले गए। लेकिन अगर कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई कुछ हो जाता है, जिस तरह हो जाता है, तो आपने सेपरेट करना होता है, क्वारंटीन। अगर डॉग का बेबी होने वाला है तो आपने फीमेल को अलहदा रखना होता है उनको, या फिर आप अंदर शिफ्ट कर देते हैं। देखिए व्यूअर्स, जिस तरह इंसान की पूरी आपने किफालत, उस तरह आपने जानवर की भी करनी है। ये लोग रजिस्टर नहीं करते। अच्छा एक और बात कि कुत्ते और बिल्ली बस पेट्स हैं। नहीं, लोग तो हर किस्म की चीज रखते हैं घरों में। बर्ड्स, अब आप देखें बर्ड्स के बारे में मेरा सबसे ज्यादा ये फोकस होता है कि लव बर्ड्स तो खैर आप कहते हैं कि फैशनी सजावटी से हैं, ये तो बाहर शायद सरवाइव भी ना कर सकें क्योंकि वो प्रेडेटर्स इतने होते हैं हमारे यहाँ पे कि वो बेचारे तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह आप बाकी कोई बर्ड रखते हैं ना, उसमें भी पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि केज में आपने सिर्फ बंद कर दिया है और वो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, कि आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आप पास से गुजरे हैं तो एक तोता बैठा हुआ है, या आप उसको फिर वो एनवायरनमेंट दें। अपने घर में कोई कमरा हो, या अगर बेस्ट है वो तो एवियरी होती है कि वो थोड़ा सा अपने पर फैला के उड़ तो सके ना। कोई जगह क्या करते हैं, पर काट देते हैं भैया, पर काट देते हैं। नहीं, कुछ के समझ आती है, करते हैं कई दफा कि भाई ये यूज्ड टू हो जाए, लेकिन अगर आपने उस टाइम के ऊपर उसको कोई अच्छा माहौल दे दिया ना, वो उड़ भी सकेगा। जिन्होंने इतने से चीज के अंदर इतना बड़ा तोता रखा होता है, उसके पर काट दिए होते हैं, वो बेचारा वहीं पे। देखो अब आप सोचें, अल्लाह ने इनको उड़ने की सलाहियत दी है, अगर आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए उनसे यही हक छीन लेते हैं कि वो उड़ भी सकें, और बस ये है कि हम पास से गुजरे हैं तो प्यारा सा रंग बिरंगा एक तोता बैठा हुआ है, आप तो खुश हो रहे हैं, उसका भी तो सोचें ना कि उसकी एनवायरनमेंट, उसका जो हक था वो आपने मार लिया। तो या तो बर्ड्स ना रखें, वरना ये कि आप इतना अच्छा एक एवियरी बनाएं अपने बाहर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बाग के बाहर एक बड़ा सा वो ऊपर एक बनाएं और उसके अंदर वो घूमते फिरते रहें, अपना वो ब्रीड करें या जो कुछ भी है। तो ब्रीडर्स ने बड़ा एक तो गन डाला हुआ है कि ये चूंकि बड़े महंगे परिंदे होते हैं, तो वो छोटी छोटी जगहों पे रख के बस उनके बच्चे अंडे कर करके फिर वो उनका वो नहीं देखते कि भाई ये कोई मशीन तो नहीं है, इनके जो राइट्स हैं वो भी आपने देने हैं। तो हमारे इस्लाम में एक वाक़या आता है कि एक बच्चा था, रसूलुल्लाह ने अक्सर वो गुजरते थे तो पूछते थे कि तुम्हारे उस परिंदे का क्या हाल है, और वो अपने कंधे पे बिठा के रखता था, मतलब उस परिंदे को। तो अगर तो आप इस किस्म का अपने साथ मानूस कर लेते हैं किसी परिंदे को कि वो जाना ही ना चाहे कहीं इधर उधर, वो आपके पास बैठे, आपके सर पे बैठा है, इधर आपके साथ खेल रहा है, तो ये तो पेट हो गया। अदरवाइज तो आपने एक कैदी बिठाया हुआ है ना पिंजरे के अंदर के बस आप उसको देख रहे हैं और वो बेचारा जेल में से देख रहा है कि जानवर डेकोरेशन पीस नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि बड़े लोग अपने घर में एक्वेरियम बड़ा सा बना लेते हैं डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सफाई नहीं करते। देखें मछली का भी लोग कहते हैं ना वो मछली रख लो बड़ा आसान है, नहीं वो मछली औखी है, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल है फिश वगैरह को टच करते हुए तो आपकी तो जिंदगी साफ हो जाएगी और स्मेल आती है अगर आप उसको प्रॉपर्ली उसको फिल्टर नहीं करते। भाई मछलियों को अक्सर आपको निकाल के किसी और जगह डाल के उस पूरे एक्वेरियम को साफ करना पड़ता है, वो पूरी ड्यूटी का काम है। अगर आपने वो छोटे से उसको शीशे के उसमें रखा हुआ है ना जार में, तब भी आपको उसको चेंज करना पड़ेगा पानी। इतने से जार में तो कोई भी जानवर रखना नहीं बनता, इतनी से फिश बोल के अंदर लोगों ने दो देखे एटलीस्ट इतनी बड़ी। देखिए वो तो बोल एक से दूसरी जगह ले जाने की हद तक ठीक है, अगर आपने 2 मछलियां भी रखी हैं तो एटलीस्ट इतनी बड़ी जगह। आइडिया ये होता है ना कि ये तो कुछ फील ही नहीं करती और ये से मरी जाना है, थोड़ा सा हम खुश हो जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं ले आएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप वो वीडियोस देखें ना जो यूट्यूब पे हैं, कि एक जो प्रॉपरली ओनर केयर करता है ना किसी जानवर की, तो वो मछली इतना खुश होकर एक डांस सा करके दिखाती है कि मेरा ओनर आ गया। इट मींस कि वो फील तो कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। आपका इस तरफ क्यों रुझान हुआ? आपके पास बहुत पेट्स हैं, रीजन क्या था? मैंने ज्यादा बिल्लियां ही रखी हुई हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि वो जो मेरा बेटा था, और इसमें मैंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया था, ही वॉज एस्थमेटिक बचपन में, तो उसके फादर अलाउ नहीं करते थे कि नहीं बिल्ली के बाल होते हैं तो ये इस्तेमा हो जाएगा और सब कुछ। आप यकीन करें वो जब उसने घर में एक बिल्ली रखी ना, जो हमारे पास कोई 10 साल रही है, अभी रिसेंटली वो बेचारी फौत हुई है। I'm so sorry. तो वो
उसका अस्थमा बेहतर हो गया, क्योंकि मैंने एक साइंटिफिकली सारा पढ़ा है कि आपकी जो एलर्जीज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, आपकी रेजिस्टेंस बहुत बेहतर हो जाती है अगर देयर इज अ पेट इन योर हाउस। तो वो बड़ा फायदा हो गया उसके रखने से कि वो कोई अस्थमा नहीं। बालों के ऊपर ना सफाई का अजाब डालते हैं। अगर आप अपनी बिल्ली को वंस अ डे ब्रश करते हैं, बिल्कुल वो नहीं बाल फैलेंगे इधर उधर। आप उसको प्रॉपर्ली फैलते क्योंकि आप ब्रश नहीं कर रहे। हाँ। तो एक राइट है जानवर का, आप जिस भी उसको घर में रखते हैं उसको ग्रूम करें, उसकी वैक्सीनेशंस, रेगुलर चेकअप, ये आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जानवर को ना घर में रखें, दूर से देख लें, खुश हो जाएं, किसी के घर में देख लें, लेकिन ये एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आपने खिलौना नहीं समझना। तो ये जो आप काम कर रही हैं ना कि इस टॉपिक को हाईलाइट करती हैं, आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा लोगों में शऊर पैदा होगा कि भाई ये हमने अगर रखना है 100 दफ़ा रखें, बहुत बेनिफिट्स हैं। हिफाजत का तो आपने कहा ना, कुत्तों से हिफाजत हो जाती है, जो खुशी मिलती है, जो एक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये अब मैंने बात करनी है लेकिन ब्रेक के बाद, कि हम हमेशा कहते हैं कि मतलब पेट से हमें क्या मिलता है, एक इंसान को जानवर रखने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये अब हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ब्रिलियंट आयजा हैदर है, आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं जानवरों की। आयजा हैदर हमारे साथ हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एंड एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट है। अच्छा आयजा जी, जानवर हमें क्या देते हैं, मेरा ये सवाल है आपसे। बहुत कुछ, लोग पेट्स रख तो लेते हैं, लेकिन उन पेट्स को रखने का एक इंसान को क्या फायदा होता है? क्योंकि आई एम वेरी सॉरी, सिर्फ यही बात की जाती है, आए हाय जानवर रख लिए, आए हाय इतना गंद, इनसे तो गंदगी फैलती है, इनके तो बाल, तो बीमारी, तो ओ भाई फिर क्यों रखते हो? ना रखो, हमने तो नहीं कहा के रखो। देखिए एक तो ये है ना कि जानवरों की भी मुख्तलिफ किस्में, अब आप घोड़ा ले लें, वो भी लोग पेट के तौर पे भी रखते हैं। एक तो होता है ना रेसिंग का है या जो कुछ भी, उससे आपकी एक्सरसाइज इतनी हो जाती है, घोड़े ने तो एक्सरसाइज करनी होती है। और बाय द वे घोड़ा इतना खूबसूरत, बहुत इतना मैजेस्टिक प्यारा इंसान, नहीं पर्सनैलिटी, बड़े कम घोड़े होते हैं जिनकी जरा सड़ियल पर्सनैलिटी होती है। ज्यादातर जो आपके ऑब्वियसली जो ब्रोकन हॉर्सेस होते हैं, जो आपने अपने पास रखे हुए होते हैं पेट के तौर पे, वाइल्ड हॉर्स को पकड़ेंगे स्टैलियन को तो वो तो टिकेगा ही नहीं। तो अगर आपने हॉर्स को भी पेट के तौर पे रखा, लोग जो हॉर्सेस रखते हैं, और मैंने एक ज़माने में मेरा बड़ा इंट्रैक्शन रहा हॉर्सेस वगैरह के साथ, और मैं आपको ये बताऊं व्यूअर्स, वो ना अपने ओनर के साथ सिंक में आ जाते हैं। बिल्कुल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब वो राइड कर रहा होता है अपने घोड़े को, तो घोड़ा और इंसान एक बराबर हो जाते हैं। उसकी वो जरा सी मूवमेंट पाँव की, हाथ की, उसको पता है कि मैंने कैसे इसके मुताबिक करना है। अच्छा, बच्चों के साथ कभी आप देखें कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इट्स अमेजिंग। लेकिन ये है कि चलें वो कम लोगों ने रखे होते हैं, वो तो जिनके पास बहुत जगह है। नहीं, लेकिन ये उन लोगों को जरूर पैगाम जा रहा है जिन्होंने घर में खच्चर रखे हुए हैं, घोड़ा रखा हुआ है, गधा रखा हुआ है। आप बजाय उसको मारने के ना कि हमने मार मार के इसको बड़ा ट्रेन करना है, अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं ना प्रॉपरली, तो वो आपके बिल्कुल जरा से टच को भी महसूस करके तो वो उस तरह फॉलो करते हैं। स्कूलों में कहते हैं, एक स्लोगन है हमारा कि मार नहीं प्यार बच्चों के लिए। एग्जैक्टली। तो जानवर भी तो बच्चों की तरह ही होते हैं, मार नहीं प्यार, प्यार से जो आप काम। हमारे कुत्ते हैं वो तो सबको पता है कि जी हिफाजत हो जाती है घर की या जो कुछ भी, के मतलब अगर ये स्टेटिस्टिक्स हैं कि अगर किसी घर में कुत्ता हो तो वहाँ पे चोर शोर 100 दफ़ा सोचेगा कि भाई शोर मच जाएगा, तो वो एक हिफाजत भी हो जाती है। लेकिन कुत्ते और बिल्लियों का ये है कि वो बाकायदा जब आपसे आई कांटेक्ट करते हैं ना, दे सिक्रीट हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, दोनों, पेट ओनर और पेट। तो वो आपकी वो जो हैप्पीनेस का लेवल है ना वो वो इंक्रीज होता है, खुशी और जो कुछ भी है, तो वो बड़े आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर बच्चों के साथ ये है कि आपने देखा है कि बच्चे वाइल्डली खेलते हैं, जब कोई बिल्ली है या कुत्ता है तो उनकी एक्सरसाइज, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी आती है। बिल्कुल आती है। अब जिस तरह हसन आके कहता है, मामा इट्स लियो एंड टाइनी स्नैक टाइम, मामा कम ऑन लेट्स गो आउटसाइड एंड गिव गोल्डी एंड द अदर डॉगीज देयर फूड। तो पॉइंट इज के इस एज में वो सोच रहा है किसी और के बारे में, बजाय सिर्फ सेल्फिशली अपने बारे में सोच। इतना जानवरों के पीछे क्रेजी है कि उसने कहा मुझे अपना डॉगी चाहिए और 7 साल का बच्चा है। नो ये नहीं, हमने अंदर रखा हुआ है एक, हमारे पास है छोटा सा शिज़ू, उसका नाम है डेनिस। असल में किसी के लिए वो आया था, जिनके लिए आया उन्होंने नहीं रखा, तो आपने अडॉप्ट कर लिया उसको। तो मैं बीच में गो बिटवीन थी जाके वहां पे देने की, तो मैं वहां पे गई तो उन्होंने आगे से कहा मुझे तो ये नहीं चाहिए, ये क्यों, ये वो। अच्छा, आगे से मेरी जिन्होंने रिलेटिव ने भेजा था, अपनी दूसरी रिलेटिव, उनको मैंने कॉल की,
उन्होंने कहा आए आए चलो वापस कर आओ। मैंने कहा किसको वापस कर आऊं, तो ऐसे तो नहीं होता ना। हाँ, अच्छा फिर उसको उठा के घर ले आई। अब बैठी परेशान, मेरा मियाँ कहे कि हसन को रखने दो अपने रूम में। ठीक है। अच्छा मैंने कहा फैसल पता नहीं क्या, मैं आपको बता नहीं सकती, बेस्ट डिसीजन था। अच्छा अब इतने महीने हो गए हैं। अच्छा नहीं, उसको पता है कि ये प्योरली मेरा है, उसको पता है। एंड आई कांट टेल यू, उसको ब्रश करता है, उसके साथ गप्पे लगाता है, कभी बाहर तो निकलता है खेलने के लिए, उसको साथ लेके निकल जाता है। ये चीजें पहली हमारी जनरेशन में नहीं थी, बहुत हद तक। बट देखे मैंने नूर और हसन और हमजा के लिए नहीं रखा। हाँ। क्योंकि हसन, हमजा और नूर का है रुझान, बट वो छोटी बहुत है, और हमजा का नहीं है इतना पेट्स की तरफ रुझान। बिल्कुल नेचुरल है। और मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि हमजा देखो अगर पेट्स में नहीं है ना इंटरेस्ट बेटा, तो फिर रखना भी मत, ना करें। मतलब वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने पेट्स रखने हैं, लेकिन ये है कि जो रखते हैं उनका फिर ये है कि मतलब वो ज्यादा सेल्फलेस होके काम करते हैं। इवन जब वो शादी होगी ना तो अपने बच्चों के लिए भी वो बहुत ज्यादा यानी हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि वो दे आर यूज्ड टू कि भाई इनका क्या करना है, और बीमार लग रहा है या मामा आज ये स्लो हुआ हुआ है, तो वो कॉन्स्टेंटली दे आर थिंकिंग। बिल्ली के आंख पे चोट लगी थी, मुझे आके नूर ने कहा मामा मामा लियो गॉट हर्ट। मैंने कहा क्या मतलब, मैं घर एंटर हुई हूँ तो सबसे पहली बच्ची ने, 3 साल की बच्ची ने मुझे आके बताया कि जी बिल्ले की आंख को कुछ हुआ है। मैं दौड़ी गई, मैंने उसको उठाया, बिल्कुल उसने सही कहा था, आंख के ऊपर यहाँ पंजा दूसरी ने मार दिया था। और कंपैशन जो है ना, ये अगर आप इस एज से बच्चों में इंस्टिल कर देते हैं, वो देख रहे हैं कि जी किसी और मखलूक का भी राइट है, वो भी हमारे घर में रहते हैं एज अ मेंबर, तो वो तो कंपैशन बिल्कुल उस एज से आपकी एक अंदर चला गया। अगर आप एक सेल्फिश सा, जिस तरह के कई दफ़ा सॉरी टू से कई दफ़ा बच्चों का नज़र आता है कि वो फिर बड़े होके भी बहुत ही ज़रा हाश सी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो बेसिकली अगर हम अच्छी अच्छी ये छोटी सी क्वालिटीज़ इस एज में बच्चों को दे देते हैं या वो ऑब्जर्व करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। मैंने पिछले दिनों ना एक वीडियो लगाई, एक्चुअली कुछ महीने पहले हमें ना एक टर्टल मिला था, पीजे उसका नाम है। पीजे साहब जो है वो हमें मिले थे इसी तरह ना रोड पे। अच्छा। और वो हिल नहीं रहा था। अच्छा। उसको उठाया, उसको वेट पे लेके गई। इतना बड़ा टर्टल था वो, यानी कि वो ऑलरेडी बड़ा था। अच्छा, उसको लेके गई, चेक कराया, उन्होंने बताया कि उसकी एज ये वो व्हाटएवर। मैंने कहा इसका क्या करना है? कहते कि ठीक नहीं है, इसकी पहले एक दफ़ा ये ठीक हो जाए। हमने उसको 3-4 महीने अपने पास रखा। वो जो आपने बाहर कोई खिड़की में या कहीं पे उसका पूरा बना दिया पूरा था। उसका बनाया था। अच्छा, उसको पहले सेट किया, वो ठीक हुआ, फिर उसको वेट पे लेके गई। मैंने कहा मुझे बताएं डॉक्टर साहब क्या करूं? कहते देखो ये वाइल्ड टर्टल है, ये पेट टर्टल नहीं है, इसको रिलीज कर दें। उसको रिलीज किया एक दफा, लॉन में उसको छोड़ा कि वो खुद ही, जिस तरह हमने लॉन में, हमारे लॉन में ही मिला था, तो वहां से निकल जाए। अच्छा, फिर एक दिन मैंने उसको कहीं ना जाए वहीं पे हैंग आउट करता रहे, हमारे ही आगे पीछे घूमता रहे। फिर दूसरी दफा, तीसरी दफा कहीं जाके उसको किया तो वो निकल गया। तो हमने कहा कि चलो अल्लाह का शुक्र। देखिए बात ये, और ये भी अंडरस्टैंड करना कि हर जानवर रखने वाला नहीं होता। शेर पेट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर हाईलाइट। टाइगर पेट नहीं है। वाइल्ड एनिमल्स है, वो वाइल्ड में ही रहने दें, उनको घर ला के आप उनकी एंटरटेनमेंट या उनको पेट ना बनाएं, क्योंकि बहरहाल उनके अंदर जो वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। और फिर उसके बाद जब आप इस तरह का मामला होता है जो एक्चुअली आपकी गलती, आप ब्लेम करते हैं जानवर के ऊपर कि जी इसने कर दिया, कोई जो कुछ भी, आप उनको वाइल्ड में रहने दें। उनके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। शेर शेर ही रहेगा, चीता चीता ही रहेगा। आप बेशक उनके दांत निकाल देते हैं और उनके नाखून कटवा देते हैं, वो भी एक गलत हो जाता है कि वो फिर बाहर नहीं सर्वाइव कर सकते। आपने नाखून ही निकाल दिए हैं, अब वो बेचारा वाइल्ड में तो वैसे ही नहीं सर्वाइव कर सकेगा। तो एक हमें ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ होनी चाहिए कि जिस माहौल में हम रहते हैं बहुत सारी और मखलूकात भी रहती हैं और उनका पूरा राइट है इस दुनिया में रहने का। तो आप बस अगर किसी को हेल्प कर सकते हैं, कोई प्यार कर सकते हैं, वो आपको भी फ़ायदा देगा। अदरवाइज उनको उनकी एनवायरनमेंट में रहने दें, उनको डिस्टर्ब ना करें, लेट देम बी। वो खुश रहेंगे, बाहर भी जो है ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पेट केयर के लिए अगर आप हमें गाइडेंस दें, सफाई सुथराई करना, जानवरों का ख्याल नहीं रखा जाता। मुझे बड़ी दफा लोग कहते हैं वो कुत्तों को नहलाती क्यों हो तुम? वो तो बाहर होते हैं। ओ भाई वो बाहर होते हैं, लेकिन हम उनके साथ खेलते हैं, उनसे लाड करते हैं, और जिस तरह इंसान ने नहाना होता है उस तरह जानवर ने भी नहाना होता है। तो मैं अपने डॉग्स को, मैंने पूछा था वेट से 2-3 दफा, उसने कहा देखो आउटडोर है, आप महीने में एक दफा, ट्वाइस अ मंथ भी नहला दें। मैं हर 2 हफ्ते के बाद नहीं, ब्रश तो हम डेली करते हैं। अच्छा, अब जिस तरह गोल्डन रिट्रीवर है, उसके तो वो अंदर बाहर होती है, क्योंकि उसको हमें अंदर बाहर रखना पड़ता है। अगर हम उसको सिर्फ मिट्टी और हमारी एनवायरनमेंट में हो तो अट जाते होंगे। और वो तो पूरा नाचती रहती है पूरे घर में, वो अंदर बाहर हर जगह घूमती है। कुछ हमारे अंदर बाहर के, अगर आप अपने लिए सफाई पसंद करते हैं तो फिर जानवरों ने भी साफ सुथरा रहना। अच्छा, और जानवर जिस जगह पे है, नहला धुला के अगर आपको गंदी जगह बिल्ली या कुत्ते को गंद में ही भेजना है
मैं बात कर रही हूँ उस एरिया की जो आपने मखसूस उनके सोने के लिए या उनके रिहाइश का आपने उनकी बनाई है, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ। सारा ही ओवरऑल, मतलब जैसा बिल्लियां हैं वो आप किसी एक जगह पे नहीं होती, वो पूरे घर में ही घूमती हैं। तो उसका ये होता है कि अब कई ऐसे लोग हैं वो कहते हैं जी हम आपके घर आ ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो बिल्ली के बाल होंगे। भाई अगर आपने उनको ग्रूम किया हुआ है, अगर वो प्रॉपर ग़िज़ा ले रही हैं तो वो शेड भी नहीं इतना करेंगी, और गर्मियाँ आए तो आप उनको शेव करा दें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 2 एग्जांपल्स बल्कि मेरे पास हैं और अपनी ही लाइफ के। मेरी मदर इन लॉ एक दिन घर आई तो ना दोनों लियो और टाइनी ना उनके ऊपर चढ़े, उनसे लाडियाँ करो, उनसे प्यार करें। अच्छा मैं मम्मी को देखो और मैं कहूँ ये क्यों नहीं रखती हैं पेट, इनको पसंद है या नहीं बड़ा। हाँ। खैर मैंने ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा फैसल मम्मी को देखो वो कितनी खुश हो रही है दोनों के साथ। तो कहता है हाँ, मैंने कहा, कहता है लेट्स गेट हर अ कैट। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये तरीका नहीं है। मैंने कहा तरीका नहीं है। सबसे पहले मैंने अपने ब्रदर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ से बात की जो उनके साथ मेरे रहते हैं, उनसे बात की, भाईजान से बात की। भाईजान ने कहा कि हाँ बड़ा अच्छा आइडिया है, चलो उनको सरप्राइज देते हैं। और फिर मैंने एक बात साथ कही, मैंने कहा ठीक है सब करेंगे, लेकिन अगर इसको नहीं रखना तो हमें वापस तो प्लीज मुझे वापस कर देना है। इसको बर्डन नहीं समझना, इसको बोझ नहीं समझना। मैंने जब लिया, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा फैसल अगर फ्लफ ना वहां पे सेटल हुई तो हम इसको घर ले आएंगे। और मैंने जान के फीमेल रखी क्योंकि मेरे पास एक मेल और एक फीमेल कैट है। ज्यादा मेल रख लो तो आपको पता है उनके झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो गंद मचाने। तो ये देखिए ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने वाली। अच्छा, मम्मी की जान अटकी हुई है फ्लफ में, तो बस एक तरफ बच्चे उनके और एक तरफ ये भी पॉइंट में भूलना जाऊं कि अगर आपने घर में रखना होता है ना तो इट्स मच बेटर, बहुत अच्छा है कि आप उनको स्पे न्यूटर करवा दें जो भी जानवर हैं, क्योंकि वो इनका भी जाहिर है कि पूरी एक इनके हीट साइकिल्स होते हैं सब कुछ। अगर ये स्पे न्यूटर हो जाए ना कि यानी उनके बच्चे फर्दर ना दे सकें तो फिर वो रिलैक्स्ड रहते हैं। खुश रहते हैं। मेरा सवाल है आपसे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे मेरे मियाँ से मेरी डिबेट होती है, आप बेहतर गाइड कर सकती हैं। अगर आपके घर में मेल और फीमेल कैट एंड 2 कैट्स हैं या डॉग्स हैं, डॉग एक मेल एक फीमेल है, आप अगर मेल को करा देते हैं फिक्स तो फिर फीमेल को कराने की जरूरत है क्योंकि ऑपरेशन बड़ा है? नहीं, बहुत उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, बिल्लियों के लिए खास तौर पे, कुत्तों का भी होगा स्पे, इसलिए कि ये जो बाद में लेटर स्टेज के ऊपर कई दफ़ा ट्यूमर्स निकल आते हैं ना इनके मुख्तलिफ ग्लैंड्स में, तो वो कहते हैं कि अगर आपने अर्ली इनको स्पे करा दिया हो तो फिर ये लेटर ऑन एज में इनको वो ट्यूमर्स नहीं होते जो मेमोरी ग्लैंड। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अगेन लोग क्या करते हैं, बिल्ली और 2 डॉग्स ले आए मेल फीमेल, अच्छा अब उनके बच्चे होते जा रहे हैं, एक लीटर करवा लें अगर आपको पसंद है। एक दफा उन्होंने अपना वो कर लिया पूरा ना कि भाई एक और ये बिजनेस नहीं है कि हम बच्चे करा करा के लोगों को देते रहेंगे, तोहफे देते रहेंगे, मतलब ये ना करें, उसमें फिर डिफॉर्मिटीज भी हो जाती हैं। दूसरे तीसरे लीटर के बाद उनमें वो अजीबो गरीब से न्यूरोलॉजिकल और ये सारे के वो, तो भाई मेरा तो जो मेल और फीमेल कैट है वो तो है ही भाई बहन ना, वो एक ही लीटर के, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मिक्सिंग, नहीं इसलिए क्योंकि देखो ना पता नहीं पीछे से कितनी मिक्सिंग आ रही है, हमें तो नहीं पता। लेकिन न्यूटर करने से ये होता है कि खास तौर पे जो मेल्स होते हैं ना, वो अगर आपने घर में रखना है और आपको जरा मुसलमानों को ज्यादा ये होता है कि भाई पाकी पलीती का भी होता है, वो स्प्रे करते हैं, वो अपनी ना एरिया मार्क करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे करके, तो वो कहते हैं कि जी हमारा है, वो आप करा देते हैं तो दे आर वेरी रिलैक्स्ड, कोई उनको इशू नहीं होता। छोटी सी सर्जरी है लेकिन वो उनकी हेल्थ के लिए और घर की ओवरऑल के, मतलब अब वो हीट साइकिल आएगा ना, अब वो कुत्ता या बिल्ली जो भी है वो कहेगा मैंने घर से बाहर निकलना है, तो वो इरिटेटेड से आप बच जाते हैं। हाँ, और वो भौंकेगा और फिर आप लोग घर वाले तंग पड़ते हैं। देखिए अच्छा ये करते हैं। अभी मुझे देखिए डॉग कभी बेतुका नहीं बोलता, नहीं करता, बिल्ली भी बेतुका म्याऊ म्याऊ नहीं करती। वो जिस वक्त ये हीट साइकिल्स होते हैं ना, मुझे उस दिन एक वीडियो आई, किसी ने कहा जी हमारे नेबर ने ना बाहर बिल्ली को रखा हुआ है, वो क्या था, वो हीट साइकिल था, वो शोर वोर कर रही थी, वो ला के गर्मी में उन्होंने वो बाहर उसको बिठा दिया कि ये जब तक ये हीट साइकिल खत्म नहीं होता, तो हम एक छोटी सी बैल्कनी में उसको बांधा हुआ है। हमने कहा ये तो एनिमल अब्यूज है, इस पे फौरन एक्शन ले। तो वैसे ही नहीं बांधते। तो द पॉइंट इज कि वो इरिटेट हो रहे हैं घर वाले, भाई आप उसको स्पे न्यूटर करा दें, आपने जरूर उनके बच्चों पे बच्चे करने हैं। मैं हमेशा एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, अगर आप अपने बच्चे के किसी बिहेवियर से तंग हो रहे हैं तो क्या उसे घर के बाहर उसके गले में पट्टा बांध के उसे लॉक करेंगे? आई एम सॉरी, मैं इंसान जानवर को इसलिए बच्चे के साथ कंपेयर करी हूँ, बच्चा भी इंसान अपनी डिसीजन से करता है ना, तो आप जानवर भी अपनी मर्जी से घर लेके आ रहे हैं, ना लाएं, लेकिन उनकी सफाई सुथराई, उनका खाना पीना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी खुराक, उनकी आरामगाह तमीज की इज्जतदार साफ सुथरी होनी चाहिए, चाहे आउटडोर क्यों ना हो। अब गद्दे हैं प्रॉपर, हमने बनवाए हैं अपने डॉग्स के लिए, वो जिस तरह सॉफ्ट रजाई वाले जो गद्दे होते हैं, क्यों? क्योंकि
वो पसंद करते होंगे वहाँ पे सोना, क्योंकि बाहर सख्त जगह है। हाँ। अगर उन्हें सख्त पे बैठना है, अंदर उनके लिए सॉफ्ट हमने रखा हुआ है। उसके अलावा कवर्ड एरिया भी है, अनकवर्ड भी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि यार अब इतना एक्सपेंसिव, मैंने लास्ट ईयर पैसे सेव करके प्रॉपर कूलर इंस्टॉल करवाए। अच्छा, क्योंकि भाई हम अंदर एसी में बैठे, वो कूलर तक ना इतने लंबे बालों में, मतलब देखिए डॉग्स, कोई भी कुत्ता बिल्कुल गंजा तो नहीं होता ना, कुछ होते हैं बाल तो होते हैं, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। गोल्डी के साथ बिल्कुल हमारा मुख्तलिफ तरीका होता है, वो उसको गर्मी में उसको आदत है इतना सा वो कूलर तो एटलीस्ट होना चाहिए कि जाहिर है कि वो लंबे लंबे बालों में तो वो बेचारा हाँपता ही रहेगा कि भाई वो पूरा गर्मी से हुआ है। तो बस ये है कि अच्छा, एक और चीज जिसकी तरफ मैं इशारा जरूर करना चाहूंगी, मैंने आपसे याद है हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि बकरियां लोग रख लेते हैं, टेडी बकरियां, कुकड़ी रख लेते हैं घर के। अच्छा मुर्गी, अच्छा हमने बर्ड्स की तो बात कर ली, बर्ड्स में बाय द वे चिकन्स भी आती हैं। मुर्गियों का भी रखने का एक तरीका है, लेकिन मुर्गियों की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल फर्क होती हैं, क्योंकि अगर अंडे शंडे, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन सिर्फ अंडे अगर आपने घर में फ्रेश अंडे चाहिए और इसलिए आपने रखा हुआ है, और बाकी ना आप उनकी हेल्थ का, ना उनकी फीड का, ना सफाई सुथराई का, तो जो अंडे भी आप खाएंगे वो आपके लिए सेहतमंद नहीं होंगे। सही है। ये इस्लामाबाद में मेरी एक चची हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरत वो कूप बनाई है इनके लिए, जो मुर्गियां रखते हैं ना, और वो फिर शाम को किसी वक्त को खोल देती हैं अपने सामने के वो लॉन में फिरती रहें। तो वो मज़ेदार है कि वो अंडे भी वो देती होंगी डेफिनेटली, लेकिन वो जो एक रौनक सी होती है ना कि खूबसूरत सी रंग बिरंगी सी मुर्गियाँ और वो फिर रही हैं, तो वो लोग बड़ा खुशी से रखते हैं। डक्स भी रखते हैं एज पेट, कि भाई छोटा सा पॉन्ड बना लिया उनके लिए, और वो खूबसूरत तो लगती हैं ऑब्वियसली, जो भी जानवर हैं वो होते तो बहुत प्यारे हैं। जानवर और पौधे, प्लांट्स वगैरह डेकोरेशन नहीं है, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई जानदार चीजें हैं, जानदार मखलूक हैं। ये अल्लाह ताला ने किसी पर्पस के लिए दुनिया में भेजी है। बिल्कुल बिल्कुल। अव्वल तो वो वाइल्ड में बड़े अच्छे सुकून से रह रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज जो बहुत ज्यादा हो गई है मैडम, जिसपे मेरी रूह काम चाहती है यार, ये वाइल्ड डॉग्स और कैट्स को जो गोलियां मार देते हैं लोग, ये तो एक आम चीज है। और अल्लाह माफी दे, तो छरों की गन से कभी कभी मारते हैं, यानी कि ना वो मरते हैं ना वो जीने जोगे रहते हैं, बस अजियत में रहते हैं। नहीं, ये आप अपने ऑडियंस को जरूर ये अब मैसेज डॉग कन्वे की करें दुम के साथ कुछ बना के पटाखे लगा के जला दिया, आग, बिल्लियों को, ये तो बिल्कुल एनिमल अब्यूज है। लेकिन यह कि पंजाब में लॉ बन गया हुआ है कि किसी स्ट्रीट डॉग को आप गोलियां या जहर नहीं दे सकते। अगर कोई करता है ना तो इट्स अ क्राइम। और अब तो आपको पिछली दफ़ा भी मैंने शायद मेंशन किया था कि वो एक पुलिस एनिमल शेल्टर बनाया है पार्क के नाम से ना, तो वो एक सिंबॉलिकली ये चीज़ है कि पाकिस्तान में 3 शहरों में तो उन्होंने अब सेंटर्स कायम कर दिए हैं कि पंजाब में वैसे ही लॉ बन गया हुआ है कि आपने TNVR करना है, जो भी सड़क का कुत्ता है आपने उसको ट्रैप करना है, न्यूटर करना है, वैक्सीनेट करना है और वापस उस कम्युनिटी में रिलीज करना है। लेकिन मैम अब मेरा एक सवाल है, हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे एक डॉग है, वो प्रॉपर खूंखार डॉग है, और जब मैं अपने डॉग्स को लेके जाती हूँ ना वॉक के लिए, मेरी जान निकली होती है कि इसने पड़ जाना है, और एक दफा मुझे पड़ा भी था। देखिए उसमें रीलोकेशन होती है, आप उसको उठा के रीलोकेट कहीं पे करवा सकते हैं, मार नहीं सकते। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे प्रोसीजर बताएं। अगर कोई इंसान तंग हो रहा है, जैसे कि अगर मैं बॉदर हो रही हूँ उस चीज से कि यार ये पड़ जाएगा मुझे, या छोटे बच्चे हैं, तो उसकी रिलोकेशन होती है। ये हमारा जो ये पुलिस का भी मैंने आपको बताया ना, इसका एक हेल्पलाइन नंबर है, बिल्कुल वो आते हैं, उनके पास गाड़ी है, जाल होते हैं, वो पकड़ के ले जाते हैं, उसको पहले फिक्स करते हैं, मतलब फिक्स मींस पे न्यूटर, ताकि और बच्चे ना हो, और उसके बाद अच्छा, और फिर उसमें मैंने ये पॉइंट भी हमें उस डॉग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें चक्की ना काटे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। किसी वक्त ये होता है कि एक डॉग का बिहेवियर इतना खराब हो गया होता है पैक्स में रहने की वजह से, कई दफा होता है ना 3-4 इतना बड़ा हजूम है, वो हेड है उसका, और वो झाग उसके मुंह से निकल रही होती है। हमारी पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि इन केस अगर एक वेट डिसाइड करता है कि भाई ये कुत्ता जरा सोसाइटी के लिए डेंजरस हो गया हुआ है, अब ये नहीं कर सकता बाकी, तो ही शुड बी यूथनाइज्ड। लेकिन ये आपका डिसीजन नहीं है, ये वेट का डिसीजन है, ये प्रॉपर वेट का डिसीजन है। ये नहीं होगा कि एक सैनिटरी वर्कर जाएगा और वो कहेगा कि मैं इसको गोली मार देता हूं, मुझे ये डेंजरस लग रहा है, वो नहीं, एक वेट डिसाइड करेगा। ये पॉलिसी में लिखा हुआ है, जो हमारा लॉ बना है ना उसके अंदर। तो यूथनाइजेशन का भी मैं एक लोगों को कहना चाहती हूँ कि समटाइम्स ये होता है कि आपका जानवर बीमार हो गया है बहुत ज़्यादा, तो हम ये करते हैं कि वो तकलीफ में है, लेकिन हम कहते हैं हमें बड़ी इसके साथ एसोसिएशन हो गई है तो हमने अब इसको इलाज कराते जाना है। नहीं, अगर एक आपको वेट मशवरा देता है कि देखें अब इसके लिए मजीद रहना एक तकलीफ का बायस होगा, देन गो फॉर यूथनाइजेशन। यूथनाइजेशन का मतलब है
आप उसको नींद का एक समझें टीका लगा के तो उसको वो तकलीफ में से ख़त्म हो जाता है। तो हमने ये भी एक एजुकेट लोगों को करना है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए कि भाई किसी को आपने मिजरी से निकालना है तो फिर आप गो फॉर ह्यूमेन डेथ जिसको हम कहते हैं। आप वेट के मदद से, क्योंकि वेट ही आपको कह रहा होगा ना, कई दफा होता है स्पाइन टूट गई होती है, पता नहीं क्या करते, कभी कभी घोड़ों की टांग टूट जाए तो वो अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि उसके भी सिलसिले आ गए हैं। लेकिन ये कि जिस तरह एक किसी कुत्ते की स्पाइन टूट गई है, अब आप कहें नहीं मैं इसका इलाज करवाऊंगा, अब वो बेचारा उतनी देर में आपको कह नहीं सकता, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली तकलीफ में है। तो अगर लगे कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है, देन उसको आसानी से उसको मतलब लेट गो कर देना चाहिए, उसको तकलीफ में नहीं रखना चाहिए। ऐसा व्हाट इज योर मैसेज फॉर द व्यूअर्स राइट नाउ जो आपको देख रहे हैं, अगर हम अपनी बात को समेट लें बिल्कुल तो आप क्या कहेंगे हमारे? मैं यही कहूँगी कि देखें एनवायरनमेंट में जो जिस माहौल में हम रहते हैं वो इंसान और जानवर सबके लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, वो कोई हमारी स्पेशलिटी नहीं है कि हमारा माशरा है और उसमें कोई और चीज़ें रह रही हैं। तो हर मखलूक को उसके रहने का एक राइट मिलना चाहिए, उसका हक होना चाहिए। अगर आपने उसके साथ इंटरेक्ट करना है, उसके साथ कोई एसोसिएट करना है, पेट के तौर पे रखना है, तो उसको प्रॉपर तरीके से जो उसका ख्याल रख सकते हैं रखें, अदरवाइज उनको रहने दें, उनको डिस्टर्ब ना करें। वो अपनी एनवायरनमेंट में खुद ही उनको अल्लाह ताला रिस्क भी दे देगा और वो अपने लिए कोई ना कोई मैनेज कर लेंगे। तकलीफ ना दें और प्यार कर सकते हैं तो प्यार करें, आपको वापस में बहुत 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 प्यार मिलेगा, जो आपका वो पूरा हो जाती है, कीमत आपको मिल जाती है उसकी। थैंक यू सो मच आयज़ा जी। वही वाली अगेन द सेम थिंग दैट आई कीप रिपीटिंग ऑल द टाइम, जब अपने घर पे भी बात अपने स्टाफ को भी समझाती हूँ कि देखें जब तक जानवर बाहर है वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। जब आप उस जानवर को उठा के अपने घर में ले आते हैं ना, आपने डायरेक्ट अल्लाह मियाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अल्लाह मियाँ ये मैं संभाल लूँगी, उसमें फिर आप कोई ज्यादती करते हैं ना, बस आगे आपकी मर्जी, आपने क्या करना है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखिए आपने चॉइस है ये आपकी कि मैं गई लेके आई। अगर आप कोई जानवर लेके आते हैं उसको सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको रेस्क्यू करके उसकी इलाज वगैरह करा के उसको वापस रिलीज कर दें। हाँ, छोटा सा पपी है, आपने उसको पाल लिया, अब वो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो गया, अब आप उसको बाहर भेजेंगे, उसको नहीं समझ आएगी क्या करें। किसी को दे दें, अच्छी फैमिली को ढूंढ के। लेकिन बहुत से लोग बिल्ली के बच्चे होते हैं बोरियों में डाल के नहर में फेंक देते हैं, बड़ी हॉरिबल चीजें लोग करते हैं। खुदा का खौफ करें। या दूध पीते बच्चों को माँ से सेपरेट करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये भी ज्यादती है कि वो वैसे ही मर जाएंगे जब उनको खाना पीना नहीं मिलेगा, तो आप तो कत्ल ही कर रहे हैं ना उन बच्चों को। सो प्लीज व्यूअर्स, इंसान की कदर करें, जानवरों की कदर करें, पौधों की कदर करें। अल्लाह ताला ने जानदार चीजें इस दुनिया में भेजी हैं, उनकी जान लेने का आपको कोई हक नहीं है। इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एहसास जिम्मेदारी हमारे इसी टॉपिक से निकलेगा हमारा अगला टॉपिक, एहसास जिम्मेदारी यंग लोगों में कैसे पैदा करें, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दुनिया पता नहीं किस डायरेक्शन में निकल रही है। एक वक्त होता था कि हम बात करते थे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एहसास जिम्मेदारी की, कि भाई इंसान के अंदर एहसास होना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या एक प्रायोरिटीज़ की एक लिस्ट है जिसको उसने चेक लिस्ट करना है, मुकम्मल करना है। अब तो हम ये मिन्नतें कर रहे होते हैं कि अपने अंदर किसी चीज़ का एहसास पैदा कर लो। एहसास जिम्मेदारी तो एक नेक्स्ट लेवल की बात है। अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेट्स की। अगर हम पेट्स की ही बात करें तो पेट्स भी रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है जो आप सोच बूझ के एक्सेप्ट करते हैं। कोई आपके लिए गिफ्ट भी लेके आए पेट, तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि जी मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं नहीं रख सकती या मैं नहीं रख सकता। वो आपकी चॉइस है। आपने जिम्मेदारी अगर ले ली उस पेट को घर ला के, तो फिर आपने उसके तकाजे पूरे करने हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में हम ये नहीं देखते। क्या हमने अपने बच्चों को इतना मॉलिकॉडल कर दिया, इतना सफिकेट कर दिया, इतना एक एक उनकी चीज़ें करनी शुरू कर दी है कि उनको कोई आइडिया ही नहीं है क्या करना है। बिस्तरा बनाने के लिए कहो तो तकिए में गिलाफ ही नहीं डाला, तकिया गिलाफ में ही नहीं जा रहा होता उनसे, तो बिस्तरा क्या बनाएंगे भाई? कोई बेसिक काम किस तरह करेंगे? ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। अपने कपड़े नहीं आजकल के बच्चे अलमारी में लगा सकते, और लगाते भी नहीं है, कहते हैं लीव अस, हमें डिस्टर्ब ना करें। तो थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यंगर जनरेशन में कैसे क्रिएट करें और न्यूली मैरिड कपल्स में कैसे क्रिएट करें, हम ये बात करेंगे। और ये जो मैंने एक चुटकुला छोड़ा है, इस पे मैं डिस्कशन करूंगी आगे जाके अपने एक्सपर्ट्स के साथ।
भाई मेरी सहेली आई है आज शो पे, डॉक्टर बिस्मा एजाज हमारे साथ है, और बाय द वे मैं प्राउडली कहती थी मैं छोटी है उम्र में, छोटी बहन है मेरी, है तो डॉक्टर, मैं डॉक्टर की बड़ी बहन हूँ। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी एंड टीम लीडर एक्टिव सिटीजन्स प्रोग्राम एट द लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी बहन डॉक्टर साहिबा बहन। एंड देन वी हैव विद अस द लवली आयशा ज़ीशान। 25 साल का इनका एक्सपीरियंस है इन प्री स्कूल टीचिंग, और ये तो हमारे लिए आज बिल्कुल आइडियल कैंडिडेट है डिस्कशन के लिए। इन्हीं के हाथ चढ़ते रहे हैं वो बच्चे जो आगे जाके जिम्मेदारियां नहीं अपनी उठाते, इनसे पूछेंगे इन्होंने क्या गलत किया है। एंड देन ऑफ कोर्स शी इज़ अ ब्रिलियंट कंटेंट क्रिएटर एज वेल, तो बच्चों को भी सिखाती हैं और हमें भी सिखाती हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वैसे हमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, होस्ट ऐसी हो ना तो फिर पढ़े लिखे लोग आते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड देन वी हैव विद अस द ओनली बॉय ऑन द शो। आप नोटिस करें मैंने बॉय कहा है ताकि मेरा भाई मुझे गर्ल कहे। हमारे बहुत ही प्यारे मोटिवेशनल स्पीकर, टीवी एंड मीडिया एनालिस्ट, मॉडरेटर, जो इंटरनेशनल और नेशनल फोरम्स पे मॉडरेट भी करते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तसद्दुक गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कह दो जुगन गर्ल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गर्ल मेरे नाम के साथ भी लगाए ना। अच्छा खैर, मजाक अपनी जगह। आपसे ही सर शुरू करते हैं क्योंकि पता नहीं इससे एक सवाल के बाद हम ख़वातीन आपकी तरफ आएंगी कि नहीं आएंगी, गारंटी किसी बात की नहीं है। सो मुझे ये बताइए कि हम जब जिम्मेदारी कहते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं या एहसास जिम्मेदारी कहते हैं तो आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? बेसिकली आप ये देखें कि हमें, मैं अक्सर आपने भी सुना होगा, मैं भी कहता हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ मोमेंट। एक मोमेंट है ना, इस मोमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से इसको रिस्पॉन्स देना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, वो मेरी चॉइस है, ठीक है। अगर मैं उस चॉइस, जो मेरे पास सेट ऑफ चॉइसेस हैं, उसमें से सैड होना भी, एंग्री होना भी है, खुश होना भी है, उससे थोड़ा सा रिलैक्स रहना भी है, उन चॉइसेस में से इस मोमेंट को मैं रिस्पॉन्स करूं अपनी चॉइस यूज़ करते हुए, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स टू दैट मोमेंट, राइट। और इसी को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहते हैं। होता क्या है कि लम्हा बलम्हा जिस तरह से हम अपने मोमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे फैक्टर्स डिफ़ाइन होते हैं कि अगर इस मोमेंट को मैंने पूरी ओनरशिप के साथ रिस्पॉन्स कर दिया तो दैट बिकम्स फैक्टर ऑफ सक्सेस फॉर मी। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए इसको आसान बनाता हूँ कि आपने देखा होगा लोग ना वो मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं किसी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी महसूस किया हो कि आप बाहर निकल रहे हैं और कमरे में लाइट ऑन रह गई है, कोई बंदा कहेगा यार अब मैं देर हो रही है, रहने दो, शाम को आके छड्डो पर। कुछ लोग कहेंगे नहीं, मुझे 1 सेकंड 1 मिनट और स्पेंड करना है, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे इसका बिल मैंने नहीं देना, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये 2 कैरेक्टर डिफ़ाइन करता है, और ये कैरेक्टर्स ना आपको आगे लेके जाते हैं कि आइदर यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ और तुसी नौकरी करनी सारी ज़िंदगी। अच्छा, तो साहब आप रुक जाएं यहाँ पे। आयशा जी, मैं आपको स्किप करने लगी हूँ क्योंकि आपके पास मैं आऊँगी, एक दफ़ा वो अपनी बात डिफाइन कर लें। आपकी डेफिनेशन माहिर नफ्सियात होते हुए क्या है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि ये एक 2 डिफरेंट किस्म की एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद मैंने आपके पास आना है मैम। अच्छा, मैं सर की बात से एग्री करती हूँ, लेकिन इसको शायद ऑडियंस के लिए थोड़ा सा और आसान इस तरह से बना सकती हूँ कि मैं बेसिकली जो देखती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए एक इंसान में। नंबर 1 कि वो ट्रस्टवर्दी हो, यानी भरोसे के काबिल हो पर्सन, और दूसरा वो अपने शॉर्ट टर्म गोल सेट करने के काबिल हो। जैसे सर ने कहा ना कि अगर कमरे की लाइट जल रही है और आप उसको निगलेक्ट करके चले जाते हो, लेकिन आपने अपना गोल सेट किया कि नहीं, आई हैव टू टर्न इट ऑफ बिफोर लीविंग। तो अगर अपनी इंसान अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट पहलुओं के लिए छोटे छोटे गोल सेट कर लेता है और उसके साथ वो अबाइड बाय करता है, उसको फॉलो करता है, तो उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक पैदा होना शुरू हो जाती है। तो मेरी डेफिनेशन के मुताबिक 2 चीज़ें डेफिनेटली होनी चाहिए। द पर्सन शुड बी ट्रस्टवर्दी, भरोसे के काबिल, डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट अप्रोच हो उसकी, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो, और शॉर्ट टर्म गोल सेट करने के काबिल हो। आयशा जी, 25 साल से आप छोटे छोटे बच्चों के साथ, बल पूरी जिंदगी से ही डील करती आ रही है, बट 25 साल से प्रोफेशनली करती रही। 25 साल फिर वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है ना जान, उम्र ही 25 साल, इसलिए पैदा होते ही बढ़ाना जान, ऑफ कोर्स आप और मैं तो। अच्छा,
अपना सारा जो बुरी आदतें ना सारे अपने गेस्ट पे डाल देती हूँ ताकि जस्टिफाई हो जाए कि हम सारी ऐसे। अच्छा आयशा जी, आपके पास 2 बच्चे हैं, काम पढ़ने के लिए आते हैं या आपसे सीख रहे हैं। एक बच्चा जो है सेम एज, सेम एवरीथिंग, सेम जेंडर, सेम एवरीथिंग, फर्क सिर्फ इतना है कि एक बच्चे में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी सर बात करें, और एक बच्चा ये है कि आप उसे कह रहे हो कि बेटा स्कूल का बैग साथ पड़ा हुआ उठा लो, वो भी उठाना नहीं गवारा करता कि पिछों माँ चुक लेगी या टीचर उठा लेगी या स्कूल की आया जो है आंटी वो उठा के, मतलब आपा जो होती हैं घर। मुझे बताएं हाउ एक ही बच्चा सेम एज, मतलब 2 बच्चे सेम एज ग्रुप, सेम एवरीथिंग, सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सेम एवरीथिंग, क्या बच्चे में प्रॉब्लम है या घर में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ है? बच्चे में कभी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है उसकी बैक पे, उस एनवायरनमेंट में और उस ट्रेनिंग में जो वो घर से लेके आ रहा होता है। अगर मेरे पास 2 बच्चे आ रहे हैं, एक बच्चा जो है वो बाप की गोद में आएगा या माँ की गोद में आएगा और दूसरे हाथ में माँ या बाप ने बैग पकड़ा हुआ है, और एक वो बच्चा है जिसने खुद ही अपना बैग कैरी किया हुआ है और वो आराम से स्टेयर्स पे से चल के आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन सी, आराम से आपको पता चल जाता है कि ये इसलिए ऐसा है बिकॉज उसकी ट्रेनिंग ऐसी है, उसको बताया गया कि नहीं तुमने नीचे नहीं चलना, तुमने, मैं खुद ही तुम्हारा बैग भी उठा लूंगा, या अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं पहले आया जी को बुलाऊंगा। 8 साल के बच्चे लोगों ने गोद उठाए हुए थे, माँ बेचारी की कमर टेढ़ी हुई होती, डिगरी होती है, टांगे बाप ने उठाई है, माँ ने बाजू उठाई, बच्चा, इसीलिए मैंने देखे ऐसे। एग्जैक्टली इट हैपेंस ना, ये स्कूल्स में आप देखिए, वही आप वाली बात है कि मेरे सामने 2 आएंगे, वो दोनों डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, मतलब क्लास में तो दोनों एंटर हो रहे हैं, लेकिन एक जो है उसका बैग आया बाजी उठा के ला रही है और दूसरा खुद लेके आ रहा है। जो खुद लेके आ रहा है वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा और वो ज्यादा सोशल भी लगेगा। लेकिन मैम एक डिफरेंस बच्चों की पर्सनालिटी में भी तो होता है। मैं, क्योंकि आपने एक पर्सनालिटी टाइप की तरफ पॉइंट किया तो मैं उसको टच जरूर करना चाहूंगी। हसन एंड नूर, हसन इज माई 7-year-old, नूर इज माई 3-year-old। नूर बानो कमरे में से बाहर ही नहीं निकलेगी स्कूल के लिए तैयार होने के लिए, अपने प्ले ग्रुप के लिए, जब तक वो अपना छोटा सा रंग बिरंगा यूनिकॉर्न वाला बैग नहीं चढ़ाएगी कंधों पे। हसन को हम दरवाजे के सामने खड़े हो जाएंगे, अपना बैग उठाओ, पिक अप योर बैग, मॉम व्हाई कांट आते पिक अप योर बैग, फिर वो बैग कंधे पे डालेगा और नीचे आएगा। ये क्या प्रॉब्लम है? ये मैं सर से एक नमूना सर से माजरत के साथ, क्योंकि ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हमने हमारी सोसाइटी में लड़कियों के अंदर बाकायदा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बाय बर्थ होती है। कैसे होती है ना, हमारे जीन्स में है ना, हम क्या करें, बट वो तो सब करते हैं। छोटी तो हमारी सबसे लाडली है। हसन बेचारा तो हमेशा कहता है यू थिंक आई एम एन एक्स्ट्रा, मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम है, वो तो मिडिल चाइल्ड। लेकिन आप ये देखो ना, आपके घर में एक आदमी भी है जो हसन का बाप भी है, और जो नूर की माँ है वो, उसने ज्यादा इंस्पिरेशन अपनी मदर से लेनी है, उसने ज्यादा बाप से लेनी है। ये कॉमन है। बाप भी खुद ही बैग चुक के आता है, वो अब चुक रहा होगा ना, हो सकता है तब ना चुक रहा हो, ये भी तो देखे ना, पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा। लेकिन बट ये क्योंकि हमारी सोसाइटी में देखिए, we can agree to disagree, but बट सोचना तो चाहिए बंदे को। आपकी बात को मैं क्यों नेगेट करूं? आप बात कह रही हैं तो आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट। एंड व्यूअर्स, आप लोग भी जो हमें सुन रहे हैं, एक लम्हे के लिए सोचें। हम फौरन ना डिफेंसिव हो जाते हैं। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, हाँ कभी कभी होता है जब फैसल ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे तो कहते हैं कि मेरा बैग गाड़ी में रखवा दो, तो शायद उस चीज से हसन, इसलिए नहीं क्योंकि वो अपना काम खुद नहीं करना पसंद करते, सुबह हावड़े में जल्दी में शायद, तो हसन भी शायद बाबा की तरह करना चाह रहे। नहीं, वो माइट भी कि आपको फील ना हो रहा हो, बट लेकिन ये हमारे घरों में ऐसा है। हमारे बॉयज़ जो हैं वो हमारी गर्ल से हमेशा डिफरेंट क्यों रहते हैं? बिकॉज हम अपने बॉयज़ के ऊपर वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं डालते। गर्ल को पता है, हमारी बेटियों को ये पता होता है कि मामा ने किचन में भी जाना है, मामा ने लॉन्ड्री भी देखनी है, मामा ये भी कर रही है, मामा बाबा का भी ख्याल कर रही हैं, मामा हमारा भी ख्याल कर रही है, सब कुछ नहीं आप कर रही होंगी। और लेकिन नहीं, उसको ये मुझे बच्चों के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। और लेकिन उसको ये भी साइड बाय साइड पता होता है कि जो बाबा है उसमें से वो पार्शली कुछ चीजें कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट वो वाला फिगर नहीं है। ये तो हमारी सोसाइटी है। बाबा बुक एंड लेगो बॉडी है। बट यू सी एवरीवन हैज देयर, देखिए हर घर का अपना एक सिस्टम होता है और रोल्स डिफाइन हो जाते हैं। अब मजे की बात है कि पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे यूजुअली मदर जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम उल्टा है। फैसल गोज बिकॉज जिस तरह अभी हम लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव, तो उस टाइम तो बच्चों की पीटीसी होती है, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, तो उस टाइम मैं जा नहीं सकती और वीकेंड्स पे होती नहीं है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो वो वाला रोल फैसल ने ले लिया, मैंने कुछ और ले लिया, तो हम स्प्लिट करते हैं। आप लोगों ने तो बैलेंस लाइफ एक रख ली है, कोशिश की है। हाँ, कोशिश की है, लेकिन ये कि मतलब 90% घरों में तो ऐसा नहीं होता। मोस्टली तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक औरत पे ही होती है, जो हम देखते हैं माएँ ही कर रही होती है ना। होमवर्क देखिए,
होमवर्क जब आप लेके बच्चे को शाम को बैठ रहे हो और आप उसको करा रहे हो तो उसको पता है कि होमवर्क और पढ़ाई जो है ना वो मैंने मामा से ही डिस्कस करनी है, बिकॉज शी इज़ द इन चार्ज ऑफ माई स्टडीज़। हो सकता है आपके साथ ऐसा मैं ना आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमजा जो मेरे बड़े बेटे हैं 17-18 ईयर्स ओल्ड, अब वो 17-18 साल का बच्चा जो है वो उसको ट्यूटर चाहिए, उसको हर चीज़ में हेल्प एंड गाइडेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मैंने किया स्पून फीड। मैं अपने मुंह से कहती हूँ कि पहले 6 साल, क्योंकि आई वाज अ सिंगल मदर, मैं उसको बहुत स्पून फीड किया, जिसकी वजह से हमजा के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के लिए बहुत हमें एफर्ट्स करनी पड़ी। हसन की बारी, मैं नहीं जाके उसको पढ़ाती, ना फैसल पढ़ाता है, हम कहते हैं खुद करो, फंसोगे तो आना। बिल्कुल, जो मामा होंगे बाबा होंगे जिसके पास भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि एक दफा भांड मार चुके हैं। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि इट्स नॉट अबाउट जेंडर। एक तो एटमॉस्फेयर है, दूसरी बात ये है कि जो पहला बच्चा होता है ना, जो पहला बच्चा होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट लैब होता है हर घर में। हाँ, अच्छा, उसको इतना प्यार देते हैं शुरू में, उसको इतना स्पॉइल करते हैं शुरू में, उसको नीचे रखते नहीं है। अच्छा, अनटिल अनलेस जब तक दूसरा बच्चा आता है। अच्छा, उस वक्त एक और जुल्म हम करते हैं एज पेरेंट, जो हमें फील नहीं होता, ये नहीं कि हम जानबूझ के करते हैं, वो ये करते हैं कि उस इतने पैम्पर्ड बच्चे को अचानक इतना इग्नोर करना शुरू करते हैं कि वहाँ पे ना साइकोलॉजिकली चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा सिर्फ नहीं है, बाज़ बेटियाँ भी करती हैं, वो कहते हैं मेरा कमरा है, मैं जिस तरह मर्जी रख लूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जैसे मैंने बात की, ख़ास एज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल रिमेन्स विद द पेरेंट्स, ठीक है। उस एज तक आपने जैसे कहा ना, शुरू में लाड किया, उन्होंने कहा यार बैग ना बनाओ, खैर है मैं बना के देती हूँ बेटे को, मेरा बच्चा है। क्लासरूम में जैसे होता है, आपने देखा हुआ है क्लासरूम्स में कितनी दफ़ा होता है कि हम लोग बच्चे जो हैं 20 बच्चे, चले 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं क्लास में, 20 बच्चों में से 10 बच्चे जो हैं वो अपनी कलर पेंसिल्स जमा करके रख रहे हैं, अपने बॉक्स पैक कर रहे हैं, और 10 बच्चों के पीछे टीचर्स पागल हो रही हैं। ये भी तो होता है। ऐसे ही है। अच्छा, मेरा छोटे बच्चों के साथ तो ऑब्वियसली इतना नहीं होता, मैं हमारे भी तो टीनेजर्स जो हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो उनके साथ होता है, स्टिल इस एज ग्रुप में भी मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चियों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, भागते हुए अंदर आ रहे, मेरा मोबाइल तो नहीं रह गया, मेरा पेन तो नहीं। हमारे घरों में भी होता है। मतलब उसकी रीज़न क्या है कि हम, मेरे जैसी आपकी जैसी मदर्स जो है ना, वो उनको स्पॉइल करने में हमारा हाथ होता है। बिकॉज अगर आपने बच्चे को कहा है कि बेटा अपनी वार्डरोब ठीक करो, और आपको पता है कि वो उसको गलती करेगा, आपसे गलती बर्दाश्त नहीं होती, आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप ओसीडी का शिकार हैं, और आप खड़े होते हैं पीछे हट जाओ, मैं खुद कर लूँगी। इसीलिए मैंने कहा मेरे जैसी और आपकी जैसी, बिकॉज आई नो पागल के सर पे सींग नहीं, उसके सिर पे एज वाल नहीं। असल में जो मैडम ने कहा ना कि बच्चों का कसूर नहीं है, ये वाकई पेरेंट्स का कसूर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चा जो हम साइकोलॉजिकली परसीव करते हैं कि बच्चे की लाइफ के पहले 5 साल जो हैं वो डिटर्मिन करते हैं वो एज एन एडल्ट कैसा बनेगा। अब पहले 5 साल में हम ही तो स्पॉइल कर रहे हैं, हम ही उनके साथ मैल अडेप्टिव बिहेव कर रहे हैं, हम ही उनको जो है बिगाड़ रहे हैं, तो फिर बच्चा कैसे रिस्पॉन्सिबल बनेगा जब उसकी बिगाड़ की वजह ही पेरेंट्स हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, चले बेड़ा गर्क कर दिया, बच्चा 5-6 साल का है, या जैसे कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करी थी, तो जो हमारा बच्चा है वो 25 साल का हो गया और शादीशुदा हो गया, वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह गुजार रहा है जैसे वो अनमैरिड गुजार रहा था। लड़की बेचारी के ऊपर बम फट गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, घर भी छोड़ा, इधर भी आ गई, सारी चीज़ें हांडी रोटी भी पकाने के लिए कह रहे हैं, वो करने के लिए बता रहे घर में तो मैं शहजादी थी, ये क्या नॉनसेंस है। और ये भाई साहब आते हैं काम करके, जिम करके, हैंग आउट करके दोस्तों के साथ रात को 12 बजे, तो सती सवेरे कम से निकल जाते थे, एक ही है। वहाँ पर भी तो एक नज़र आती है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस पे भी बात करेंगे कि फिर ये चीज़ें किस तरह इनकलकेट करें। आयशा जी, आपसे ही स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आयशा ज़ीशान अब हमें बताएंगी कि चलो जी बेड़ा गर्क कर दिया, बच्चा 5-6 साल का है, ना अपना बैग खुद कैरी करता है, चीज़ें इधर उधर छोड़ देता है, उसे कुछ करने के लिए कहो तो बिगड़ भी जाता है, क्या करें?
पेरेंट्स के लेवल पे हमें गाइड करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो इस वक्त लोग देख रहे हैं वो पेरेंट्स एंड टीचर्स भी हैं, बट प्रिडोमिनेटली पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि पहला टीचर तो पेरेंट ही होता है। पहला टीचर जो आपका स्कूल में जाके बनना है वो तो 4 साल या 3 साल के बाद ही बनना है, पहले तो टीचर आप हैं। अगर आपने बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग घर में दे दी है तो फिर तो टीचर का भी फ़ायदा ही फ़ायदा है और पेरेंट का भी फ़ायदा है और बच्चे का अपना भी फ़ायदा है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात करें, पहली तो बात ये है कि इस वर्ड को इतना बड़ा हमने बच्चों के लिए बनाना नहीं है, मतलब उसको बताएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक अ मदर। जिम्मेदारी का वर्ड ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं इसलिए आपको कह रही हूं, पे इतने बड़े पत्थर रखते हैं। एग्जैक्टली। तो अब अगर सपोज मैं हूँ या आप हैं या कोई भी पेरेंट है, वो बच्चे को कैसे करेगा? पहले तो आपने उसको ये कहना है कि मैं ये काम कर रही हूँ, आई एम गोइंग इन द किचन, मेरा बर्तन धोने का टाइम है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बच्चे को बता रहे हो आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको पता चल गया कि माँ ये काम इसलिए करिए कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसको पता है कि मैंने अपना क्लीन अप करना है बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको बताओगे मामा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली है, अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। उसको पता होगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मामा कर रही है। मुझे लग रहा है मैं आज का प्रोग्राम सिर्फ अपनी इस्लाह करने के लिए कर रही हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों के लिए आपने वेट नहीं करना कि वो 6 साल का हो या 7 का हो या 8 का हो तो तब मैं उसको काम पे लगाऊँ, नहीं। ये आपने तभी शुरू कर देना है जब आप उसको स्कूल भेजते हैं। उसको पता है कि मैं 3 इयर्स का हूँ, नाउ आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, मुझे स्कूल के लिए सुबह वेकअप करना है, तो मुझे मामा ने उठाना है। रात को आप उससे बात करके सोएंगे कि सुबह जब मामा उठाएंगी, देखिए पेरेंट्स को मेहनत तो करनी पड़नी है, मेहनत के बगैर तो कोई भी कुछ भी नहीं मिलता। वाली बात है ना व्यूअर्स के, यू लर्न बाय एग्जांपल। मैंने एक चीज़ ज़रूर की अच्छी, जो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपने सारे बच्चों को ना पीटीवी अपने साथ लाई हुई हूँ, डिफरेंट जगहों पे ना, मेरे काम वगैरह पे जब मैं कभी किसी शूट है, लंबी शूट है, बच्चों को मिस बुला लेती थी। बड़े लोग कहते थे कि यार उनको ना इस माहौल मीडिया में मत। मैं इसलिए करती हूँ कि उनको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि माँ अगर सत्ती सवेरे की निकली हुई है और जब ड्रामा और इस तरह की या फिल्म या किसी चीज़ की शूट होती है तो रात के 10-11 बजे 11-12 बजे आप पहुँच रहे होते हैं। तो एक औरत सुबह 8 बजे आप लोगों को स्कूल छोड़ के निकली है, रात के 12 बजे पहुँच रही है, तो कर क्या रही है? एग्जैक्टली। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हूँ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप जब उनको बताओगे कि मैं अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूँ, आपकी अपनी जिम्मेदारी, अब आप मेरा वाला काम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी एज के अकॉर्डिंगली जिम्मेदारी है, तो वो आपने उससे करानी है। लेकिन मैम जो मैंने अभी बात की कि यंग लड़कों में ये, सर आई वांट यू टू एड्रेस दिस। ऐसा क्यों है कि एक बच्ची की शादी होने लगती है तो उसको 50,000 दफ़ा ये कहा जाता है, और हमारे मुल्क में आपको पता है 16 साल से लेके मतलब 30 साल 35-40 साल की उम्र पे भी होती हैं शादियाँ, बट यूजुअली पेरेंट्स कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है कर दें। अब लड़का 21-22 साल का है, लड़की 18 साल की है। 21-22 साल का लड़का ज़िंदगी वैसे ही जी रहा है जिस तरह वो पहले जी रहा था। लड़की को ये कहा जा रहा है तुम पे बड़ी जिम्मेदारियां पड़नी है, शादी बड़ी जिम्मेदारी है, तुमने ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, सास का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी, ससुर का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी, मियाँ का। भाई एक पूरा का पूरा जवान आदमी जिससे आपकी शादी हो रही है वो मेरी जिम्मेदारी कैसे है? लेकिन वो है। थोड़ा आप इस पे गाइड करें पेरेंट्स को। अच्छा, उसमें ऐसे है कि जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी है। अगर लड़कियों को बताया जाता है कि आप किसी घर में जाओगे तो वहाँ किस तरह रहना है, किस तरह से बोलना है, बहुत अच्छी बात है, इसको रहना चाहिए, ये अच्छी बात। हाउएवर ऑन द मेल साइड उनको भी ट्रेन करना चाहिए। आप यकीन करें हमारे माशरे में बाज़ औक़ात ना तहज़ीब इस तरह से हमने अपने ऊपर तारी कर ली है कि हम कुछ बातें करते ही नहीं हैं। अच्छा, उसमें फिर बच्चा ना ठोकरें खा के सीखता है। अब मैं इन दोनों का ना विक्टिम समझता हूँ, मजलूम समझता हूँ कि ये ठोकरें खा के सीखते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम भी बात की थी, क्विक सी बात करता हूँ कि पहले एल्डर्स होते थे, उनके साथ ही बच्चे कहीं रहते थे, कोई गलती करता था वो समझा देते थे। अब उन्होंने तो सीधा भी कर लिया, तो उसमें फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि फिर आपको आपके बच्चों को पाल रहा है सोशल मीडिया। हाँ जी, और तो आपने उसको हैंड ओवर कर दिया ना, आपने आउटसोर्स कर दिया। भाई बच्चों ने बोलना कार्टून की तरह शुरू कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा इनको करना चाहिए, कौन करें? पेरेंट्स करें, बोलें, बात करें उनसे। सेकेंडली जो आपने सवाल पूछा ना, उसका 2 चीज़ें मेरे जहन में और मेरा ख्याल बड़ा अच्छे टिप्स होंगे। एक तो ये है कि अडल्ट्स जब एक एज के बाद ना, उसके बाद वो ब्लेम नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स को, ये उन्हें समझना है। क्योंकि अगर ब्लेम करेंगे तो वो अपनी लाइफ पे रिस्क लेंगे, उन्होंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। अब कैसे होगा वो? मैं पीएमए की एक मिसाल देता हूँ कि किसी गांव से, किसी शहर से, किसी बड़ी फैमिली से, किसी छोटी फैमिली से सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हो गए। उसके बाद उन्होंने एक ख़ास कल्चर सीखा वहाँ से, और उसमें तकरीबन सारे एक जैसा रिएक्ट करते थे।
तो दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन, बड़ा फोकस चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे चाहिए। हो सकता है, चाहिए, कोई बात नहीं, हो गया। उसके बाद सेकंड थिंग इज़ कि आपने, हम सब ने, मीडिया ने, बेशक पेरेंट्स अगर इतने एजुकेटेड हों तो उन बेचारों से गलतियां क्यों हों, या हम भी कभी इस फेज़ में होते हैं कि हम खुद गलतियां करते हैं। उसका हल ये है कि जैसे रिमाइंडर्स हम दे रहे हैं कि हम बच्चों को ये बताएं कि जी आफ्टर 7 years ऑफ एज आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की, अपनी सक्सेस की खुद देनी है। पेरेंट्स को, माशरे को, स्कूल को, उस्ताद को ब्लेम नहीं करना। हम करते क्या हैं, बच्चा वापस आता है, सबसे पहले बात टीचर मैंने आज ऐसे किया, टीचर ऐसी थी, टीचर को आता ही नहीं है। और हम पेरेंट्स में सकते में चली जाती हूँ कि जिस गुस्ताखी और बदतमीजी से पेरेंट्स जाके बात करते, ये तुम्हारे बच्चों के पेरेंट्स हैं स्कूल के अंदर, और पेरेंट्स अब उसमें ऐड करते हैं बजाय इसके कि वो कहें कि नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, आप बताओ बात क्या है, फिर मैं आपको गाइड करूं। वो फौरन उसमें शामिल हो जाए। सर देखिए, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस पे, आई एम सॉरी, होता ही है कि पेरेंट्स और टीचर बात कर रहे होते हैं, बच्चा देख रहा होता है। टीचर जो बात करता है, मैंने नोटिस किया, पेरेंट्स बदतमीजी कर रहे होते हैं, वही बदतमीजी बच्चा देखता है, फिर वो क्लासरूम में अगले दिन टीचर से बदतमीजी। बिल्कुल सही है। तो अगर आप अपने सिखाने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो आपको सिखा नहीं पाएगा। हो सकता है उसमें भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन उसको समझने की और एक डिफरेंट लेवल पे टीचर के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ना। लेकिन आप बच्चे के सामने टीचर को इंसल्ट करें, या पेरेंट्स आपस में भी एक दूसरे के झगड़े में बच्चों के सामने एक दूसरे को इंसल्ट करें, या उनकी गैर मौजूदगी में उनको इंसल्ट करें, तो बच्चा क्या सीख रहा है? और अच्छा भला जिम्मेदार बच्चा भी वो सारी चीजें करनी छोड़ देते हैं। एक बार और, बच्चा जब घर पे, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यार इतना ये रिस्पॉन्सिबल होता था, पता नहीं इसको क्या हो गया। देखिए टीन्स में आके तो बच्चे रिएक्ट करते ही हैं, हार्मोन्स छाले मार रहे होते हैं, अंदर मसले होते हैं। लेकिन उस टाइम के अलावा जब एक बंदा अपने बिहेवियर से बिल्कुल मुख्तलिफ एक बच्चा बिहेव करना शुरू करे तो गौर करें। हो सकता है कि आप घर में कोई ऐसा उसको माहौल दे रहे हैं जिससे वो डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं वो ड्रग्स में तो नहीं पड़ गया, किसी उल्टे काम में तो नहीं पड़ गया, कहीं स्कूल के एंड से बुली तो नहीं हो रहा। एकदम से ना कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल यंग पर्सन गैर जिम्मेदार हो जाता है, बदतमीज हो जाता है, तो वो भी फिर एक नफ्सियात का इशू हो सकता है। तो ये भी एक ऑब्जर्व करने वाली बात है। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बच्चा वही करेगा जो वो देखेगा। जी मैम। अच्छा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो इसमें ऐड करूँगी इन दोनों की कन्वर्सेशन में, वो ये कि जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की कि हमने उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सिखानी है, उसके लिए प्ले थेरेपी जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। छोटे बच्चों के साथ जो मतलब अपनी इन्फेंसी की स्टेज में है या अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में है, 4-5 साल का बच्चा है, उसके साथ प्ले थेरेपी के थ्रू आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि जी अगर माँ जो है वो बर्तन धो रही है और बता रही कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप प्ले सेट्स मिलते हैं, बच्चियों को ला के देते हैं, इवन बच्चों को भी ला के दें, उनको सिर्फ कार्ड्स तक महदूद ना रखें, उनको भी ये चीज़ें यूटेंसिल्स प्रोवाइड करें और उनको बताएं कि दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू प्ले विद। जब वो उसके साथ खेलेंगे तो वो सारी प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि उनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाएंगे कि हाँ ये काम हमने समेटना भी हमारा काम है। दूसरी चीज़ रोल प्लेइंग पे मैं फोकस करती हूँ। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है 7 साल से आगे, तो रोल प्ले का एक मेथड होता है जिसमें पेरेंट जो है वो बच्चा बन जाए, बच्चा जो है उसको आप पेरेंट का रोल दे दें और फिर आप उसको शो करें कि बच्चा जो है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी, एक औरत ने अपने बच्चे, बहुत ना उसके बच्चे ना उसको पागल कर रहे थे, छोटे आई थिंक 6 साल से लेके कोई टीनेज का एक बच्चा, तो 3 बच्चे पागल करते। उन्होंने कहा चलो आज तुम पेरेंट बन जाओ। Exactly. उसने एक्सपेरिमेंट की, उसने कहा आज तुम पेरेंट हो और मैं बच्चा हूँ, आप 3 लोग जो है मुझे, मैंने, वो सिंगल मदर थी बेचारी, उसने कहा कि मैं इनको सबक सिखाऊं। वो एक दिन में ना खाना मिला बच्चों को, ना कोई चीज़ साफ हुई, अगले दिन के लिए साफ पहनने के कपड़े नहीं थे, सारा दिमाग बच्चों का सेट हो गया। शॉक थेरेपी की ना। यही तो बात है कि आप अपने बच्चों को अगर कुछ, आई गिव यू गाइस एन एग्जांपल, एक चीज़ जो मैं अक्सर अपनी फैमिली का एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी अम्मी की एक दोस्त है, उनके बेटे की बहुत यंग एज पे ना उसने कहा मैंने शादी करनी है, आप लोग रिश्ता देख लें। तो ही वॉज अबाउट 23 और 24। अच्छा, उन्होंने कहा बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन 3 चीज़ें हैं जो मैंने, जिनकी तुम्हारी ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद हम शादी की डेट सेट कर देंगे। हाँ हो गई, शादी की डेट नहीं सेट हुई। वो 3 चीज़ें क्या थी? एक, तुम खाना बनाना सीखोगे। उससे ये पूछा कि तुम्हारी फेवरेट डिशेस क्या है पहले लाड़ियों में, उसने को 15 चीज़ों की लिस्ट दे दी। उसने कहा अब ये 15 की 15 चीज़ें तुम बनानी सीखोगे। एक काम किया, अभी सुने, इट गेट्स वर्स। फिर उसे कहा
कि आप आज पूरे घर की सफाई करेंगे, ये झाड़ू, ये है पोछा, ये है सारी सफाई का मटेरियल, मुझे पूरा घर साफ करके दिखाओ। और तीसरा, उससे कपड़े धुलवाए और इस्त्री करवाए, हाथ भी सड़ा पकाते हुए भी और कपड़े इस्त्री करते हुए भी, सारा यहाँ पे स्किन वो जो होते ना क्यूटिकल्स फट गए, क्योंकि ऑब्वियसली सरफ में पहली दफा हाथ डाला था साबुन के अंदर, तो हाथ का तो बुरा हाल होना ही था। अच्छा, दिमाग सेट हो गया। और 3 महीने उन्होंने लिटरली अपने बेटे को हर रोज, वो कॉलेज, वो जब वापस आता था, आई थिंक जो भी काम पढ़ाई वो टेवर कर रहा था, 23-24 साल के ऊपर क्या बंदा उसको काम कर रहा होगा, वापस आता था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जब तक वो सारी अपनी फेवरेट हांडियां खुद नहीं बनाना सीखा, जब तक उसको सफाई प्रॉपर नहीं करनी आई, चमकाने वाली, और कपड़े धोने इस्त्री करने नहीं आए, उसने शादी नहीं की अपने बेटे की, और आज वो दोनों इतने वेल सेटल्ड हैं। Exactly. सुबह उठता है तो अपनी बीवी के लिए कॉफी बना के, मैं ये नहीं कह रही कि आप वो जो जिसको आई एम सॉरी एक बड़ी घटिया टर्म यूज की जाती है नान मुरीद के, जैसे अपनी बीवी का व्हाटएवर, भाई एटलीस्ट वो काम खुद तो करने सीखो जो आप बड़े आराम से डिमांड करते थे कि दूसरा करे। एक दफा फील ना कि क्या किस चीज़ में कितनी मेहनत लग रही है, आप किस पेन में से गुजर रहे हो उस काम को करने के लिए। अगर आप उसका फील करोगे, अगर आपको काम करना आता होगा, तो आप बड़े आराम से ये कह सकते हो कि मैंने इसको ये ऑर्डर अभी लगाना है या नहीं लगाना। बिल्कुल, ये वाली चीज़ है। एक मैं किचन में जाती मार के आप लोगों से आपके फाइनल क्लोजिंग नोट्स लेना चाहूंगी। आइए किचन की तरफ देखते हैं क्या सिचुएशन है। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है? बिल्कुल, मैंने जिम्मेदारी टाइम पे पूरी कर दी गुड है। गर्ल। बिल्कुल, आलू कीमा रेडी हो गया है और रेडी टू सर्व है, और इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है कि बहुत कुछ सीख रही हूँ। नो बट इट्स इम्पोर्टेंट ना, हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, और खाना बनाना सीखना, सफाई करना, और यू नो अपने कपड़े धोना, इस्त्री करना, यू नो ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। इसमें मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जेंडर ओरिएंटेड नहीं है ये। जेंडर की हम क्यों इस लेवल की बेवकूफाना, देखा कुछ चीजें ठीक है मैं मानती हूँ, हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन ये तो बेसिक चीजें हैं। हांडी पकानी नहीं आती, घर में सारी चीजें पड़े हुए हैं, आप वेट कर रहे हैं कि मेरी बीवी घर आएगी तो मेरे लिए खाना बनाएगी, और भाई तो खुद वो चीज पका के खा ले। You're not a baby. आने से पहले भी जब हम बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तो वो जिस ट्रॉमा में से गुजरते हैं वहाँ पे जाके, जब उनको ना तो ये समझ आ रही होती है कि ढक्कन खोल के बंद भी करना है या नहीं करना, या ऑयल किसमें कितना डालना है, नमक क्या डालना है, फिर वो आंसुओं से रोते हैं फ़ोन करके माँ को कि मामा मुझे नहीं समझ आ रहा कि जी। मैं धाड़े मार के फ़ोन किया था रोते हुए, 1 हफ्ते के बाद जब पहली दफ़ा लॉन्ड्री करनी पड़ी, ज़िंदगी में कभी वॉशिंग मशीन की शक्ल नहीं देखी थी, स्पॉइल्ड, तब एहसास हुआ कि यार मैं तो बहुत स्पॉइल्ड थी। वो मेरी रूममेट इतनी बड़ी बोरी चुक के जाए वॉश करे, इस्त्री गरम गरम मशीन से निकाल के तय तू करके लटका लो। मैं कहा कौन है मशीन औरत? अच्छा, मैंने भी हिम्मत की, मैं कहा चल जुगन काजिम कपड़े धोते हैं। मेरा वो एक लाल स्वेटर जो बाकी कपड़ों के अंदर ब्लैक वाइट रेड हर किसी के साथ डाल दिया, वो लाल स्वेटर का रंग निकला, हर चीज बर्बाद हो गई। और कितने को बंदा कपड़े लेके जाता है भाई बाय। सो द पॉइंट इज, हर को, लड़के लड़की ट्रांसजेंडर, हर किसी को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? मैं मुझे एक बात ना बहुत उसने क्लिक किया जो आपने की है, वो है पेशेंस। यानी किचन में आप कहते हैं नहीं बच्चा आया सीखे, और माँ या बाप जो भी उसे सिखा रहे हैं उनके अंदर वो पेशेंस ही नहीं है कि उसकी गलती को एक्सेप्ट करें या उसे ठीक करने का मौका दें। वो परफेक्शनिस्ट है ना, वो कहते हैं मुझे तो इतना आता है, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो बच्चा वहाँ से निकलता है, बाहर वापस नहीं आता दोबारा। तो हमें ये करना है कि हमें क्रिटिसाइज़ करने से पहले सोचना है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने इतने साल ये काम किया है, ये बच्चा अभी सीख रहा है, इसे वक्त चाहिए। तो वो जो पेशेंस अगर आप नहीं देंगे ना, उस बच्चा सारी ज़िंदगी नहीं सीखेगा, बल्कि हो सकता है वो सीखने से इनकार कर दे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम स्पेस दें बच्चों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि अब हर चीज़ पेरेंट्स पे मत डालें। आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ एज आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी है, अपने करियर की, अपनी एजुकेशन की, अपने जो कहते हैं ना जैसे लाइट ऑफ करना, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपने करियर की, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप ब्लेम गेम्स में पड़ेंगे, अल्टीमेटली फेल कौन होगा? आप। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मैंने फेल नहीं होना, मैंने चूज़ करना है कि मैं अपना हर काम जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अटैच्ड है मैं उसको फॉलो भी करूँगा, उसके आसपास जो मुझे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैं खुद अरेंज करूँगा, और आई विल मेक इट हैपन। अदरवाइज़ कोई मेरे लिए नहीं करेगा। अगर ये एटीट्यूड डेवलप हो गया तो यू विल चूज़ द वे कि आप बॉस बनेंगे या आप सारी ज़िंदगी मुलाजमत करेंगे। डॉक्टर साहिबा आप क्या कहें? देखें, हम जैसे जो जनरेशन वाई तक के लोग हैं वो तो अपब्रिंगिंग कर चुके हैं अपनी भी, अपने पेरेंट्स के थ्रू और अपने बच्चों के भी। असल जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये जो आप कर रहे हो, हाँ
आप और मैं मिलेनियल हैं, मैंने डेट चेक कर लिया। हम मिलेनियल की कैटेगरी में टेल एंड पे आते हैं, लेकिन हम मिलेनियल हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी, हम दूसरी जनरेशन है। हाँ, मिडिल जनरेशन जेन वाई हो गई ना वो। तो मिलेनियल्स जेन वाई हैं? जेन वाई है। अल्लाह, यही तो कह रही हूँ। मैं उन्हीं से तो बचना चाह रही थी, मुझे क्या पता था मैं वही हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि इस प्रोग्राम में जो ऑडियंस है ना, वो जिसको फ़ायदा होना चाहिए वो जनरेशन जी है, जो अब के टीनेजर्स के बच्चे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनको डायरेक्ट मैसेज देना चाहिए, और उसके लिए ये है कि जो बात सर ने अभी कही कि अगर उनको पेरेंट्स मौका नहीं देंगे सीखने का और अपने टेम्परामेंटल कंट्रोल को लूज़ करने की वजह से उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे या डिसग्रेस करेंगे या उनकी बेइज्जती करेंगे, वो बच्चे बन जाएंगे बागी, और वो कभी भी सीखने की पोजीशन में भी नहीं आएंगे, और ज़िम्मेदारी तो बहुत दूर की बात है। इन बच्चों के लिए क्या है कि दे हैव टू बी वोकल, उनको बात करना भी आना चाहिए और बात सुननी भी आनी चाहिए, यानी दोनों चीज़ें जो हैं वो उनकी पर्सनालिटी में पार्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस एज के बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेशन से ही सीखते हैं। उनके साथ आप ना प्ले थेरेपी कर सकते हो ना रोल प्ले कर सकते हो। टीनेजर्स के साथ कम्युनिकेशन विद अ पर्सन लाइक टेकिंग हिम एज एन एडल्ट, दैट विल वर्क आउट। पेरेंट्स भी कम्युनिकेट करें, अपनी बात को ज़ाहरी तौर पे उनके साथ एक्सप्रेस करें, लहजे को धीमा रखें और अपना जो कंट्रोल है, पेशेंस लेवल जो है उसको बढ़ाएं। और बच्चे जो हैं उनको भी पता कि मेरे साथ जो बात कर रहा है वो मेरा पेरेंट है, मेरे माँ है या बाप है, और मैंने उनकी बात को रिगार्ड करना है, और वो जो भी कह रहे हैं वो अल्टीमेटली मेरी ही ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो, पुरसकून बनाना चाहते हो, तो ज़िम्मेदारी का एहसास होना और ज़िम्मेदारी पूरी करना, यही इसका नतीजा होगा। लवली। आयशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं एक छोटा सा ऐड करूंगी, क्योंकि हम लोग अपने अपने एज के जो जिनके साथ हम डील करें, हम सब एक ही नहीं, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, बच्चों की बात थैंक यू। कि जिनके साथ हम डील करें, जैसे वो सीनियर्स के साथ करती हैं तो मैं छोटे बच्चों के साथ करती हूँ। तो आई वुड लाइक टू कोट वेरी लिटिल टाइनी एग्जाम्पल कि जब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मैं उसको कहती हूँ कि कैन यू ड्रॉ अ सर्कल, तो वो जो सर्कल ड्रॉ करता है वो कहीं से भी सर्कल नहीं होता, बट मैं उसको ये कहती हूँ, वाओ व्हाट अ वंडरफुल सर्कल यू हैव ड्रॉन। उसकी वजह ये होती है, उसको पता है मैं बहुत अच्छा कर लिया है, तो मैं तो और कर सकता हूँ, मैं तो और कर सकता हूँ। ये वही चीज़ है कि अगर हमारा बच्चा के साथ इंकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने हर लेवल पे, चाहे आपने कबर्ड में जूते रखने के लिए भी कहा है बच्चे को और उसने यूं यूं करके वेरी नाइस, आपने अपना काम कर लिया है, यू आर सच अ गुड बॉय। आप देखिएगा नेक्स्ट टाइम उसको ये भी याद रहेगा, मामा कैसे रखे थे आपने, वो बताएं, तो वो फिर और वो खुशी से सीखते हैं। बिकॉज मोटिवेशन, सर एग्री करेंगे कि मोटिवेशन डेफिनेटली एट एनी एज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड वन बॉय, आप सबका शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस शो कि आप यू मेड अस फील लाइक वी आर यंग। But we are young, John. Sorry. You made us remember that we are young, John. You need to believe that. बच्चों को पाल पाल के हम दीवाने से हो गए हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल देके आज के शो को क्लोज करूंगी। देखें, वही जो बात है ना, जो करोगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। Few weeks ago हमजा को डांट पिट रही थी सुबह सुबह, बाहर निकली, मैंने कहा जानी क्या हो रहा है आपको, क्यों डांट रहे हैं फैसल को? कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, इसको 10 दफ़ा कहा है कि लाइट्स बंद कर दिया करो घर आने के बाद, ये फुटबॉल से वापस आया इसलिए लाइट नहीं बंद की। अब मैं मुस्कुरा रही हूँ, फैसल भी हमजा भी मुस्कुरा रहा है। फैसल कहता है व्हाट? हमजा कहता है बाबा आप मेरे बाद आए थे, मैंने आपके लिए लाइट ऑन छोड़ी थी, लाइट आपने नहीं ऑफ की। समझ आई? मसला ये है, खुद लाइटें नहीं बंद करोगे तो ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आपके बच्चे लाइटें बंद करेंगे। उन्हें क्या होना है, उनको इल्हाम होना है एकदम से कि हमने लाइट ऑफ करनी है। जो देखते हैं वही करते हैं। जिस लहजे में बाप माँ से बात करेगा उसी तरह से आगे वो भी अपनी मदर से कम्युनिकेट करेंगे। जिस रिस्पेक्ट और रिगार्ड से माँ बाप के साथ पेश आएगी उसी तरह लड़की भी अगले के साथ कम्युनिकेट करेंगी। बच्चे देख के सीखते हैं। इसी नोट पे ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। हमारे गेस्ट का हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।